हाँ। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष और आज अपन करेंगे भैया जीआईटी और फिर साथ साथ उसके बाद का भी देखते हैं, लेकिन अभी जीआईटी फोकस करते हैं फटाफट। तो देखो, जल्दी जल्दी छोटा है, ज़्यादा नहीं, छोटा तो नहीं है भी इसमें भी चीज़ें, क्योंकि पोलियो इसमें इंक्लूड होता है और पोलियो के फिर अपन साथ साथ हेल्थ प्रोग्राम जो है वो भी चलता हुआ सब देख लेंगे। तो अपन पोलियो को भी फिनिश कर देंगे, उसका हेल्थ प्रोग्राम, है ना। उससे पहले मैं लास्ट लेक्चर पे मैं बता रहा था कि भाई ये एनटीपी का प्रोग्राम, तो ये देखो इस तरह से लिख सकते हो तुम, है ना, बहुत ही शॉर्ट में एंड आराम से तुम इससे अपने एक दो पेजेस, तो क्योंकि ऑब्वियसली तुमसे पूरा एनटीपी नहीं पूछते कि ये क्या है, वो एज अ क्वेश्चन का पार्ट आता है कि टीबी और उसका फिर प्रोग्राम, प्रोग्राम पे तुम ये लिख दोगे जो मेन मेन पॉइंट्स है, यही तुम्हारे लिए मतलब सब कुछ है। तो इसका पहले तो एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और फिर इसके बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपन एक बार इसको मैं बता देता हूँ, प्रोग्राम का नाम लिखेंगे जैसे नेशनल ट्यूबरक्लोसिस, डेट ऑफ लॉन्च कब हुआ था, फिर आरएनटीसीपी, इसका नाम पहले ही शायद नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से था ऐसा कुछ। फिर रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम हो गया 1993 पे, है ना, 62 पे आया, 1993 पे वापस से रिवाइज हुआ, आरएनटीसीपी बना, और फिर एनटीपी आई थिंक अभी 2017-18 में बना है, इसको एक बार चेक कर लेना, नहीं तो 20 में बना होगा। फिर गोल्स, ऑब्जेक्टिव गोल्स क्या थे इसके कि भाई एटलीस्ट 85% क्योर रेट ऑफ टीबी थ्रू डॉट्स, है ना, और केस फाइंडिंग थ्रू क्वालिटी माइक्रोस्कोपी। एंड नाउ एक और इस पे एक और ऑब्जेक्टिव है, एक गोल और जुड़ जाता है कि एलिमिनेट टीबी मतलब एट द एंड ऑफ 2025। तो ये भी है इसका एक शायद एक गोल ये भी है ना। ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क लिखना है। प्राइमरी लेवल पे होते हैं अपने डीएमसी, डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर्स, और ट्रीटमेंट सेंटर्स होते हैं, डॉट्स प्रोवाइडर्स होते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्यूबरक्लोसिस की यूनिट होती है ना, जो कि खुलती है 1.5 से 2.5 लाख की पॉपुलेशन, 1.5 से 2.5 लाख पॉपुलेशन पे एक यूनिट खुलती है। और डिविजनल लेवल पे आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर होता है, जैसे कि जहाँ पे तुम्हारी विजिट्स होती हैं, हो सकता है ना। तो वो तीन इसके अंडर, डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर के अंदर 3 ट्यूबरक्लोसिस यूनिट कंट्रोल पे रहती है ना। तो डिस्ट्रिक्ट वाला डिविजनल को, डिविजनल वाला और आगे स्टेट को जैसे हम क्या बोलते हैं अपना रिपोर्टिंग करेंगे तो स्टेट टीबी सेल होती है, और इसमें इंटरमीडिएट रेफरेंस लैब्स भी होती हैं। और फिर आते हैं सेंट्रल लेवल पे सबसे ऊपर, तो सेंट्रल टीबी डिवीजन होता है एक, और एक नेशनल इंस्टीट्यूट्स भी अपने सेंट्रल लेवल पे आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क में, जैसे एनटीआई, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट, और एक जलमा करके, है ना। और फिर आता है अपना स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज की हेडिंग, सब हेडिंग, तो उसमें आता है डॉट स्ट्रेटेजी और दूसरा स्ट्रेंथनिंग द डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज। तो यहाँ पे एनटीपी पूरा फिनिश हो जाएगा, और इतना तुम लिख दोगे तो इजीली तुम्हारे मार्क्स कटेंगे भी नहीं, सब कुछ मिल भी जाएगा। ठीक है। अब आते हैं अपन जीआईटी पे। जीआईटी शुरू करते हैं तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, तो कोलेरा और टाइफाइड के बारे में यहाँ पे अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और देखो बहुत सारी चीजें, फिर मैं वही बोल रहा हूँ, पिछले लेक्चर बोल रहा था कि बहुत सारा पार्ट माइक्रो का है, तो यहाँ पे तुमको माइक्रो फिर से नहीं छापनी पूरी की पूरी, एक जनरल बेसिक पता हो और फिर उसको प्रिवेंट करने का हिसाब किताब जो है वो तुमको पता हो, काम चल जाता है इसको। कोलेरा की बात करते हैं तो एजेंट 2 सेरो ग्रुप्स ऑफ विब्रियो कोलेरा, एक O1 था और एक O139 था। O1 के भी 2 बायोटाइप्स थे, क्लासिकल एल्टोर करके, है ना, और एक जो था उसका तो उतना कुछ खास हिसाब किताब नहीं है। O1 में भी 2 बायोटाइप्स में से एक था क्लासिकल, या फिर जिसको एल्टोर नाम से जाना जाता है। इस एल्टोर के भी 3 सीरोटाइप्स थे, और 3 सीरोटाइप का नाम ओगावा, इनाबा, हिकोजिमा, जिसमें से ओगावा जो है वो 96.5% अपने इंडिया पे पाया जाता है। और टाइफाइड की बात करते हैं, टाइफाइड में आता है साल्मोनेला टाइफी, तो इसमें ओ भी होता है, साल्मोनेला टाइफी ओ, साल्मोनेला टाइफी एच, और साल्मोनेला टाइफी वीआई। पैराटाइफी ए और एक साल्मोनेला पैराटाइफी ए, साल्मोनेला पैराटाइफी बी, है ना। तो ये सब अपना टाइफाइड का हिसाब किताब, पॉजिटिव एजेंट। डायरिया, डायरिया अपन बोलते कब है, 1 मिनट, सही चल रहा है ना। हाँ, डायरिया अपन बोलते कब है, तो भाई देखो डायरिया अपन तब बोलते हैं जैसे चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल एक्सपेक्टेड इन अ डे। अगर मान ली किसी का एक्सपेक्टेड इन अ डे है 2 बार वो वॉशरूम जाएगा जैसे भी, एंड चेंज इन फ्रीक्वेंसी, अब वो 2 की जगह 4 या 5 बार जा रहा है, एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल भी उसके चेंज हो गए,
तो मोर देन 4 to 6 टाइम्स, तो वो कहलाता है डायरिया। उस कंडीशन को बोलते हैं डायरिया अपन, है ना। फिर अपन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं। कोलेरा में सोर्स क्या हो सकता है, केस और करियर्स दोनों हो सकते हैं। करियर्स में भी इंक्यूबेटरी कैरियर्स, कॉन्वलसेंट कैरियर, हेल्दी कैरियर, क्रोनिक कैरियर। फिर टाइप्स ऑफ कैरियर में मैंने शायद बता दिया है पहले भी, है ना। हाँ, कहीं ना कहीं तो मेरे को ध्यान है, मैंने केस एंड कैरियर्स पे चीजें बताई थी। हाँ, मेरे को हाँ, उसमें ट्रांसमिशन, डिजीज ट्रांसमिशन वाले लेक्चर पे। और टाइफाइड की बात करते हैं तो यूरिन एंड feces ऑफ द कैरियर एंड केसेस ऑल्सो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, इससे भी हो सकता है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की बात करें तो केसेस रिमेन इन्फेक्शियस फॉर 7 to 10 days, while convalescent carrier remains infectious for 2 to 3 weeks। एक्चुअली में यहाँ पे शायद दिख ना रहा हो, तो ये 2 से 3 हफ्ते, यहाँ पे 2 to 3 weeks तक के होता है कॉन्वलसेंट कैरियर के हिसाब किताब। और फिर आते हैं अपन किसमें, कि ये साल्मोनेला टाइफी में, तो टिल बेसिलाई डिसअपियर फ्रॉम यूरिन और स्टूल, तब तक के भाई ये इन्फेक्ट कम्युनिके मतलब पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी इसकी चलती रहेगी, ये आपको इन्फेक्ट कर सकता है। वहीं पे कोलेरा का हिसाब किताब क्या है, 7 से 10 दिन केसेस के लिए, कन्वलसेंट कैरियर 2 से 3 हफ्ते के लिए। और एंड फॉर क्रॉनिक कैरियर वो तो मंथ टू ईयर चल सकता है कोलेरा का हिसाब किताब, क्रॉनिक कैरियर्स अगर कोई है तो। पोस्ट फैक्टर की बात करते हैं तो कोलेरा में ऑल एज एंड बोथ सेक्सेस, हाईएस्ट होता है चिल्ड्रन में। इम्यूनिटी स्टेटस इसका कुछ नॉट नोन, इतना ज्यादा इम्यूनिटी पे डिपेंड नहीं करता है। पोस्ट इम्यूनाइजेशन इम्यूनिटी स्टेज फॉर 3 to 6 months। अगर इम्यूनाइजेशन कर भी दिया आपने स्पेसिफिकली, तो 3 से 6 महीने के लिए आप सेफ है बस। वहीं पे बात करते हैं टाइफाइड की, तो कैन अकर एट एनी एज, बट हाईएस्ट इंसिडेंट कब हो जाते हैं, 5 से लेकर 19 साल के एज के बीच में। मेल्स में ज्यादा होता है एज अ केस, मेल्स ज्यादा होते हैं, और कैरियर्स फीमेल ज्यादा होती हैं। जैसे टाइफाइड मैरी, तो टाइफाइड मैरी फीमेल थी, है ना, तो वो एज अ कैरियर, तो इससे भी याद रख सकते हो कि फीमेल ज्यादा हो जाती हैं एज अ कैरियर टाइफाइड के मेल्स के कंपैरिजन पे। नो सॉलिड इम्यूनिटी आफ्टर नेचुरल इन्फेक्शन, की मान लो आज आपको इन्फेक्शन हुआ और कल आप ठीक हो गए, और फिर आपको हो सकता है कि 4 दिन बाद फिर से इन्फेक्शन हो जाए, कोई इम्यूनिटी इसमें डेवलप नहीं हो रही। एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करते हैं तो कोलेरा में क्या है, पुअर सैनिटेशन, पुअर पर्सनल हाइजीन। और अपना इसमें टाइफाइड में पीक्स इन रेनी सीजन, जुलाई टू सितंबर के बीच। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, या फीको ओरल रूट एंड यूरिन ओरल रूट। फिर इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इसका, Hours to 5 days। कोलेरा का आउटब्रेक बहुत जल्दी हो जाता है, मोस्ट कॉमन 1 से 2 दिन के अंदर ही, और टाइफाइड को 10 से 14 दिन। फिर अपन बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। कोलेरा में प्रोफ्यूज एंड पेनलेस वाटरी, राइजी वाटरी, जो राइस वाटर डायरिया स्टूल, फॉलोड बाय वॉमिटिंग, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, डिक्रीज स्वेटिंग, है ना, फीबल पल्स या लो पल्स, बहुत कम पल्स रेट, बहुत कम हो जाएगा, संकन ऐसे एकदम आके धस जाएंगे, बहुत डिहाइड्रेशन बहुत सीवियर होगा इसमें भी। वहीं पे टाइफाइड की बात करते हैं तो इसमें फीवर होता है स्टेप लैडर पैटर्न का, पी सूप डायरिया, है ना, इसमें कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। और फिर डाइक्रोटिक पल्स, स्प्लीनोमेगली, एक रोज स्पॉट्स अपन को कब देखने मिलते हैं टाइफाइड में, 2nd वीक पे, है ना, तो रोज स्पॉट्स का जिक्र अगर आ रहा है दूसरे हफ्ते पे, तो वो टाइफाइड है। फिर आगे नीचे कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो इसमें सीवियर डिहाइड्रेशन कोलेरा में लीडिंग टू डेथ, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, हाइपोकेलीमिया हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा। जो जब पानी जा रहा है, यूरिन आउटपुट इतना, मतलब यूरिन बोल रहा हूँ, यूरिन आउटपुट कम हो गया, सारा पानी आपका डायरिया के थ्रू ही बाहर होते जा रहा है, डिहाइड्रेट हो रहे हो, तो सोडियम की भी कमी होगी, पोटेशियम की भी कमी होगी, ये सब होगा, एसिडोसिस होगा। एंड इसके कॉम्प्लिकेशन जो कि रेयर इंटेस्टाइनल परफोरेशन है, अपना टाइफाइड का 3rd वीक पे होता है, बहुत सीवियर इनफेक्ट, बहुत बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, मतलब। फिर डायग्नोसिस की बात करते हैं तो अपना ये कोलेरा स्टेनिंग से, और फिर डार्टिंग मोबिलिटी, विब्रियो कोलेरा की डार्टिंग मोटिलिटी देखने को मिलती है। स्टूल कल्चर, ट्रांसपोर्ट स्टूल मीडिया फॉर स्टूल सैंपल इज कैरिब्लियर मीडिया पे इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। एनरिचमेंट मीडिया इसका एल्कलाइन पेप्टोन वाटर, ये सब माइक्रो का पार्ट चल रहा है। नेवर गिव NaCl NS, है ना, सोडियम क्लोराइड या NS जो नॉर्मल सलाइन चढ़ा देते कोलेरा पेशेंट पे, वो नहीं देना चाहिए। कोलेरा का अगर कोई पेशेंट आ रहा है सस्पेक्ट, तो उसको अपन के डिहाइड्रेशन में अपन NS चढ़ा देते हैं, ये कभी गलती नहीं करना है, क्यों, क्योंकि विब्रियो कोलेरा ग्रो मोर इन NaCl। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसकी टाइफाइड की, तो इसमें क्या है, इसमें बासु टाइफी, बासु, बी से ब्लड कल्चर, 1st वीक पे ब्लड कल्चर, डायग्नोसिस, मतलब डायग्नोस करना है ना, तो बी से ब्लड कल्चर, ए से एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट 2nd वीक पे। फिर 3rd वीक पे अपन करेंगे स्टूल कल्चर,
थर्ड वीक पे, और यू से आएगा यूरिन कल्चर फोर्थ वीक पे, BASU। फिर और टाइफी डॉट टेस्ट होता है, टाइफी एम डॉट टेस्ट होता है। मेन आते हैं जो कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में पूछता है, तो कोलेरा में रिहाइड्रेशन थेरेपी, डॉक्सीसाइक्लिन फॉर केसेस, कीमोप्रोफिलैक्सिस करेंगे टेट्रासाइक्लिन क्लोज कॉन्टैक्ट के लिए। वैक्सीनेशन का नाम क्या है, ड्यूकोरल है और एक सैंकॉल है। ड्यूकोरल ये जो ड्यूकोरल है ये 2 साल से कम वालों को नहीं दी जाती, मोनोवेलेंट किल्ड वैक्सीन है ड्यूकोरल। और सैंकॉल जो है ये संकोल संचोल जो भी है, तो ये बायोवेलेंट ओरल वैक्सीन है, नॉट गिवन लेस देन 1 ईयर ऑफ एज। और फिर बात करते हैं अपन इसके प्रिवेंशन की, टाइफाइड की तो फ्लोरोक्विनोलॉन्स, यही तो सेफेलोस्पोरिन्स फॉर केसेस। कैरियर्स के लिए क्या है, एम्पिसिलिन प्लस प्रोबेनिसिड। अब ये सब ड्रग्स का तो ऐसा है कि 2-4 बार लिखोगे तभी याद रहेंगे, नहीं तो ऐसे में भूल जाओगे। वैक्सीन में आता है टाइफोरल, टाइफोरल में होता है टाइप 21A स्ट्रेन या TY21A स्ट्रेन, 1 कैप्सूल टू टेकन ऑन डे 1। इस मतलब कैप्सुलर फॉर्म, ओरली अपन इसकी वैक्सीन चल रही है टाइफोरल। इसमें स्ट्रेन होता है टाइप TY21A स्ट्रेन, 1 कैप्सूल जो कि आपको पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन पे लेना है, हर एवरी 3 ईयर्स में। और एक टाइफिन VI करके भी आती है, टाइफिन VI है ना। अब आते हैं अपन, अब आएंगे अपन कहाँ पे, एक सेकंड। कहाँ थे भाई अपन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हिसाब किताब। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा वो चल रहा है क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन से अपना कंट्रोल हो जाता है ना, कोलेरा टाइफाइड भी मर सकते हैं भाई। तो पाइप्ड वाटर सिस्टम पे कितना क्लोरीन अपन एक्सपेक्ट करते हैं, 0.5 mg पर लीटर, स्टैंड पॉइंट्स होने चाहिए 1 mg पर लीटर, टैंकर्स में 2 mg पर लीटर के हिसाब से चलता है। तो ये ऐसे कुछ कुछ चीजें। अब आते हैं अपन फूड पॉइजनिंग पे, तो ये पूरा फूड पॉइजनिंग तुम देख सकते हो। इससे पहले कि मैं तुमको, हाँ वैसे फूड पॉइजनिंग में जल्दी बता देता हूँ क्योंकि फिर हेपेटाइटिस बड़ा है और मैं कल जाऊंगा जिम, जिम के बाद मैं आऊंगा हेपेटाइटिस और पोलियो पढ़ाऊंगा तुमको, खत्म बस। फिर इसके बाद नहीं, इसके बाद भी है ना अपना और भी काम है, तो आज अपन जितना जल्दी आऊंगा और जल्दी जल्दी अपन निपटाएंगे। तो अभी तो देख लो भाई फूड पॉइजनिंग फटाक से, हाँ बहुत छोटा सा दिख रहा है भी, है ना। फूड पॉइजनिंग के कौन कौन से एजेंट्स है, तो एक होता है स्टेफाइलोकोकस का फूड पॉइजनिंग हो सकती है, एक होता है स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग, सैल्मोनेला फूड पॉइजनिंग, बेसिलस सीरियस, है ना। बेसिलस सीरियस का भी एक इमेटिक फॉर्म जो होता है, एक होता है बेसिलस सीरियस का डायरियल वर्जन। फिर बॉटुलिज्म फूड पॉइजनिंग, है ना। और फिर आता है क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस की फूड पॉइजनिंग, इससे भी होता है। और बाकी परफिंजेंस से अपना वो भी होता है अपना गैस गैंग्रीन, तो गैस गैंग्रीन तो अलग चल रहा है, पर ये फूड पॉइजनिंग में करा सकता है। अब स्टैफ, जैसे स्टैफ हर चीज करा सकता है। स्टैफ ऐसे एक गलीच इन्फेक्शन है, एक ऐसा मादरचोद इन्फेक्शन है जो कि आपका पेट से लेके आपकी आंख से लेके सारा जहां बढ़ जाए तो वो ऐसी तैसी कर देता है। और सबसे बड़ी बात कि मतलब बॉडी में मिलता भी, मतलब प्रेजेंट रहता है स्किन में, ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत कॉमनली इसका इन्फेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको हो सकता है कि देखने में थोड़ी दिक्कत जाए तो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, पर आई थिंक क्या मैं इतने में आ पाऊंगा, नहीं तो तुम कहो कि मैं दिख नहीं, ये चीजें देखेंगे नहीं, ठीक है फिर भी अपन देखते हैं। स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग की बात करते हैं, तो और एजेंट सबके देख लो एक ही बार में। इसका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का एंटेरोटॉक्सिन जो कि प्रीफॉर्म्ड होता है ना। तो एक बार अगर मान लो इंजेक्शन हो गया कुछ खाने वाने का और प्रीफॉर्म टॉक्सिन था, तो एंटीबायोटिक लेने का कोई असर ही नहीं है, क्योंकि भाई एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया मरता है, पर टॉक्सिन का अपना हिसाब किताब चलेगा, आएगा, अपना जलवा दिखाएगा और फिर धीरे धीरे वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है। फिर इसमें क्या है, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, सैल्मोनेला कोलेरा सुइस और सैल्मोनेला एंटेरिटिडिस। अलार्म मच गया। फिर बेसिलस सीरियस एंटेरोटॉक्सिन प्रीफॉर्म्ड, है ना। अगर प्रीफॉर्म्ड है तो वो तुमको प्रीफॉर्म टॉक्सिन, अगर यहाँ पे देखो फर्क क्या है डायरियल और इसमें एमेटिक फॉर्म वाले में। बेसिलस सीरियस एंटेरोटॉक्सिन, यहाँ पे टॉक्सिन की वजह से प्रीफॉर्म जो एंटेरोटॉक्सिन है ना, उसकी वजह से तुमको उल्टी ही आ रही है डायरेक्ट। हाँ, और मान लो अगर तुमने ऑर्गेनिज्म घटक लिया बेसिलस सीरियस का, है ना, और वो तुम्हारे अंदर जाके मल्टीप्लाई किया है, सब जलवा दिखाया, तो फिर डायरिया होगा। बॉटुलिज्म में क्या है, क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनियम टाइप ए बी एंड ई, सी नहीं, टाइप ए बी एंड ई, ए बी ई। हाँ, ये भी एंटेरोटॉक्सिन प्रीफॉर्म वाला है। और अपना क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस में क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस या फिर वेल्चाई। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, तो इसमें स्टेप में क्या है, मिल्क एंड
इट्स प्रोडक्ट यहाँ पे मिल्क मीट मिल्क मीट एग्स यूरिन एंड फीसिस ऑफ माइस रैट्स एंड ह्यूमन कैरियर्स। हाँ, फिर बेसिलस सीरियस में रॉ फूड कच्चा खाना, प्रोसेस फूड्स में खासकर फ्राइड राइस, मैश पोटैटो या फिर पास्ता का कभी आ जाए ना जिक्र, तो ये बेसिलस सीरियस। और फिर अपना डायरियल में सूप, सॉस, मीट, ग्रेवी, कस्टर्ड। बॉटलिज्म पे होम प्रिजर्व फूड सच एज कैंड वेजिटेबल्स या फिर स्मोक्ड फिश, या फिर कैंड मतलब एक कैन में अपना वो भी क्या बोल सकते हैं मछली या मीट भी रखा हो तो उसमें भी बॉटलिज्म होने का मतलब बॉटलिज्म की फूड पॉइजनिंग होने का चांस रहता है। फिर क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजेंस इंजेक्शन ऑफ मीट पोल्ट्री जो कि रेडिएटेड। एक सेकंड। कहाँ थे भाई अपन, फटाफट देखते जाओ। तो ये सब तो भाई ये तुमने सारा माइक्रो वाइक्रो में सब देखा है कि भाई दूध से दूध मीट अंडा अलग अलग खाने से क्या क्या। यहाँ पे ये बॉटलिज्म वाले का थोड़ा सा ध्यान रख लेना क्योंकि इसका थोड़ा यूनिक है। और अपना ये रीहीटेड अगर कोई इंजेक्शन तो ये परफ्रिंजेंस हो सकता है। बाकी रॉ फूड्स इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी का ऐसा है ना कि यार तुम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी कुछ कुछ जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है मैं वो टिक टिक क्या मतलब बता तो चुका ही हूँ। तो एक बार चाहो तो पॉज करके भी तुम आराम से देख सकते हो। ये इरेजर बड़ी नहीं होती क्या, छोड़ो। अब आते हैं अपन इंक्यूबेशन पीरियड का। तो ये स्टैफ का क्या है, 1 से 6 घंटे। सैल्मोनेला का 12 से 24 घंटे। बेसिलस से मतलब वॉमिटिंग वाले का इमेटिक फॉर्म का है बेसिलस सीरियस का 1 से 6 घंटे। बेसिलस सीरियस डायरियल फॉर्म का 12 से 24 घंटे। फिर अपना बॉटलिज्म फूड पॉइजनिंग का 18 से 36 घंटे का इंक्यूबेशन पीरियड। और अपना क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजेंस का ये 6 से 24 घंटे, इसमें पीक होता है 10 से 14 आवर्स के बीच में। फिर आ गए अपन और नीचे। तो क्लिनिकल फीचर्स अब देखो तो हाँ, इसमें क्या है, वॉमिटिंग, नोजिया, क्रैम्प्स, डायरिया। यहाँ पे भी क्या है, नोजिया, हेडेक, वॉमिटिंग, डायरिया, लो ग्रेड फीवर भी मिलने को मिलेगा। फिर इसमें अपर जीआई वॉमिट एमेटिक फॉर्म है। ये क्या है, डायरिया, लोअर जीआई सिम्टम्स। फिर बॉटलिज्म वाले में बहुत सारी चीजें हो सकती है कि डिस्फेजिया, डिप्लोपिया, है ना। क्लिनिकल फीचर्स इसके देखो, इसके थोड़े से यूनिक भी है और ये क्वेश्चन पूछ भी लेता है एमसीक्यू पैटर्न पे भी। और ना लिखने के लिए अगर आता है तो तुम इसके यूनिक होते हैं अपने आप में। डिस्फेजिया, है ना, कुछ भी गटकने में दिक्कत होगी। फिर डिप्लोपिया, आंखों विजुअल प्रॉब्लम, टॉसिस, ब्लरिंग ऑफ विजन। फिर वीकनेस होगी और क्वाड्रिप्लेजिया होगा, है ना। क्वाड्रिप्लेजिया आई थिंक क्या मतलब पैरालिसिस जैसी होगी ना, तो बहुत खतरनाक हो जाते हैं तो। और फिर अपना इसमें क्लॉस्ट्रिडियम वेल्चाई या परफ्रिंजेंस में डायरिया और एब्डोमिनल क्रैम्प्स। फिर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल तो भाई इतने यहाँ से लेके यहाँ तक का सैल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकस, सैल्मोनेला, बेसिलस सीरियस का हिसाब किताब क्या है। प्रिवेंशन कंट्रोल, फ्लूइड थेरेपी, ओआरएस, एंटीमेटिक देंगे अगर नोजिया वॉमिटिंग जैसा लग रहा है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना है, हेल्थ एजुकेशन, फूड सेफ्टी। फिर इसका बॉटलिज्म वाले का क्या हिसाब किताब है, ट्रीटमेंट है इसका एंटीटॉक्सिन प्रोफिलैक्सिस एंड टू रिवर्स न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक ग्वेनिडीन हाइड्रोक्लोराइड को अपन यूज करते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक हटाने के लिए। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी कार्डिक फेलियर। तो इसलिए बॉटलिज्म को जो तुमने अगर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी होगी तो तुमको पता होगा कि भाई बॉटलिज्म का टॉक्सिन बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। इट्स लाइक आई थिंक टाइप 4 नहीं टाइप 1 का मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल्स में से होता है अपना बायोटेररिज्म एजेंट के अंडर पे। फिर ये क्या बोलते हैं इसका क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, सिम्टम्स आप सिम्टम्स ट्रीट कर लो एंड अदर फूड सेफ्टी मेजर्स। डिहाइड्रेशन इसका डिहाइड्रेशन की वजह से इसकी डेथ हो सकती है कॉम्प्लिकेशन में एज अ, तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन आप ना होने दें, बचा लेंगे। तो यहाँ पे फूड पॉइजनिंग वाला भी चैप्टर हो गया अपना मोटा मोटा सब कुछ। फिर आते हैं हेपेटाइटिस पे। तो अब इससे बाद जिम के बाद आते हैं और फिर आगे करते हैं। चलो तब तक के लिए रुकते हैं, तुम्हारे लिए क्या रुकना। तो भाई साहब अपन कहाँ थे, आ गए हैं हम वापस। जिम जमाट करके हुए सब कुछ, सारे कार्य सब कुछ निपटा के अपन बात करेंगे हेपेटाइटिस की। तो चलो हेपेटाइटिस की बात करते हैं फटाक से। हेप ए बी सी और ई होता है, हेपेटाइटिस डी अच्छा भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हेप ए, हेप बी, हेप सी और हेप ई। इसको इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, हेप ए को एपिडेमिक जॉइंटिस भी बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस सी को पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस भी कहा जाता है और हेप ई को नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस कहा जाता है ना। तो एजेंट भाई क्या क्या है इसके, एक्स का तो नाम ही बता रहे हैं, पे सब एंटेरोवायरस 72,
पिकोर्निविरेडाई फैमिली का है भाई ये ए। बी कहाँ से, हेपेडा, हेपेडना क्या नाम है इसका, ही हेपैडना, हेपैडना हिपैडना या हे ही पैड नहीं, ही पैड ना। अब वो ये हेपेटाइटिस बी ना पैड नहीं पहनता, ठीक है, इसके पीरियड्स नहीं आते, तो ही पैडना वायरस हो गया, हेपैडना वायरस, ही पैडना, ही पैडना, ही पैडना। फिर डीएनए वायरस भी, ये डीएनए वायरस के अंडर पे आता है, बाकी सब आरएनए वायरस में है। ये डेन पार्टिकल भी कहलाते हैं, मतलब डेन पार्टिकल भी के नाम से भी प्रसिद्ध है, ब्लूमबर्ग एंटीजन के नाम से और ऑस्ट्रेलियन एंटीजन के नाम से भी इनको जाना जाता है। विचित्र विचित्र अलग अलग तरह के नाम है। हेपेटाइटिस सी, फ्लेवी वायरस, हेपेसी वायरस, हेपेसी वायरस ये तो अलग ही, फ्लेवी वायरस याद रहे। हेपेटाइटिस ई में कौन सा, कैल्सी वायरस, कैल्सी वायरस अल्फा वायरस, तो ये कैल्सी ध्यान रखो, इसमें फ्लेवी ध्यान रखो, इसमें ही पैडना वायरस, और ये हेप ए में एंटेरोवायरस 72 टाइप 72 हो रहे हैं, यही है 72 बूरे हो रहे हैं, है ना। फिर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हो तो केस, करियन केस, ठीक है, बाकी के केस, और ये कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर से हेपेटाइटिस ई होता है। कम्युनिकेबिलिटी की, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की बात करें तो 2 वीक्स बिफोर एंड 1 वीक आफ्टर ऑनसेट ऑफ जॉइंटिस। सेवरल हेपेटाइटिस बी भाई सेवरल मंथ्स या फिर अंटिल डिसअपीयरेंस ऑफ एचबीएस एजी, तो तब तक क्या आप लोगों को मतलब लपेट सकते हो, है ना, दिक्कत करा सकते हो। हेपेटाइटिस सी की इंडिटर्मिनेट होती है, और हेप ई का तो भाई हिसाब किताब ही नहीं पता, नॉट नोन चल रहा है। होस्ट फैक्टर की बात करते हैं तो चिल्ड्रन मोर अफेक्टेड देन एडल्ट्स बट सीवियरिटी इंक्रीज विद एज। हेपेटाइटिस ई अगर आपको लेट टाइम पे होता है तो उसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है, बाकी अफेक्ट ज्यादातर चिल्ड्रन जल्दी हो जाते हैं। हैप्पी सर्जन्स, लैब पर्सनल, होमोसेक्सुअल्स, इन पे थोड़ा ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी तो हेपेटाइटिस भी मतलब नॉर्मली भी हो सकता है, पर थोड़ा सा मतलब होने को तो वैसे भी इसमें वो भी जोड़ देना अपना क्या, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले, ड्रग अब्यूजर्स, आईवी ड्रग अब्यूजर्स, वो सब भी आ जाएंगे। फिर एक आता है ये हेपेटाइटिस सी जो है वो अपना अडल्ट्स में ज्यादा देखने को मिलता है, और हेप ई जो है वो 15 से 40 साल वालों में ज्यादा देखने को मिलता है, या उस रेंज पे देखने को मिलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बात करते हैं तो फीको ओरल रूट मेन, और इसका पेरेंटल रूट रेयर है, और होमोसेक्सुअलिटी से भी फैल सकता है हेपेटाइटिस ए। बी की बात करें पेरेंटल, है ना, पेरीनेटल, मोस्ट कॉमन इनफेक्ट मोस्ट इन्फेक्शन कैन ऑकर एट टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ में भी वर्टिकल ट्रांसमिशन जिसे बोल रहे हैं, या उस बीच में सेक्सुअल ट्रांसमिशन। फिर हेपेटाइटिस सी पेरेंटल यानी पोस्ट ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, सेक्सुअल और वर्टिकल, वर्टिकल यानी मदर टू चाइल्ड। फिर फीको ओरल रूट, ठीक है, हेपेटाइटिस ई का हिसाब किताब। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते तो इसका कितना 10 से 50 दिन, यानी लगभग 15 से, ये 15 लिखा है ना, 15 टू 45 डेज। अपना हेपेटाइटिस बी का हिसाब किताब 30 से 180, मतलब 180 दिन कितने हो गए, मतलब भाई 30, 6 महीने तक के भाई, 1 महीने से लेके 6 महीने तक के, यानी 6 वीक टू 6 मंथ्स। फिर हेपेटाइटिस सी 2 वीक्स टू 6 मंथ्स, और हेपेटाइटिस ई 3 से 8 हफ्ते। क्लिनिकल फीचर्स इसके जॉइंटिस, जीआई सिम्टम्स, इसमें एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया, जॉइंटिस। हेपेटाइटिस सी के भैया कुछ सिम्टम्स ज्यादा नहीं होते, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ना खेला हो जाता है कभी कभी। और हेपेटाइटिस सी का जॉइंटिस, जीआई सिम्टम्स। अब कुछ लोग हाँ एक और चीज भाई, कुछ लोग कहेंगे यार ये नोट्स वोट्स कहाँ से, तो भाई लिंक है नीचे, आपको इजिली नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे, और आप इनसे बार बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक बार में तो ऑब्वियसली रिवीजन तो होगा नहीं, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, और बार बार पढ़ने के लिए अब इतने सारे स्क्रीनशॉट लोगे भाई, उससे अच्छा है कि थोड़ा सा मतलब पिज्जा का रेट, मतलब तुम जितना एक बार के आउटिंग से भी, जितना तुम एक बार में ऐसे खाने वाने का उड़ा देते हो ना, उससे तो बहुत कम है, तो लो और फिर पढ़ लो, और क्या, सिंपल सी बात है। कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, 0.1% मोर्टेलिटी इन चिल्ड्रन, और 2.1% अडल्ट में। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं लिवर सिरोसिस एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। हेपेटाइटिस सी में क्रॉनिक इन्फेक्शन, रिस्क ऑफ सिरोसिस कैंसर बढ़ जाता है। और ये होता है हेपेटाइटिस सी में फुलमिनेंट हेपेटाइटिस, मतलब फ्रीक्वेंट, मोर फ्रीक्वेंट इन प्रेगनेंसी, लीड्स टू डेथ इन 80% केसेस। तो हेपेटाइटिस सी अगर प्रेग्नेंट वालों में हो गया ना, मतलब प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट हुई महिलाएं हैं उन पे बहुत ज्यादा चांसेस, मतलब उनके डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा हेपेटाइटिस सी प्रेगनेंसी वालों के लिए थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें क्या, एलएफटी कराओगे, वायरल एंटीजन, एंटी हेपेटाइटिस ए, क्या बोलते हैं, एंटी हेपेटाइटिस ए वायरस,
का तुम चेक करोगे और वो प्रोवाइड करो, मतलब क्या बोलते हैं, अपना मार्कर्स चेक कर लेंगे। एक्यूट है तो अपना आईजीएम एंटी एचएवी, आपको आईजीएम बढ़ा हुआ मिलेगा। फिर अपना क्या बोलते हैं इसमें, हेपेटाइटिस बी में एचबीएसएजी, फर्स्ट एंटीजन डिटेक्टेड एंड सीन इन बोथ एक्यूट एंड chronic cases. HBCAG never seen in serum. HBEAG marker and infectivity and viral replication, और IgM anti HBC acutely infected बता रहा है, anti HB indicates end of viral replication infectivity। तो ये जितना ये सब मैं बोलते जा रहा हूँ ना कि IgG anti HBC कब मिलेगा, इंडिकेट्स रिकवरी एंड मे परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, एंटी एचबीएस एजी इम्यूनिटी आफ्टर वैक्सीनेशन, ये जितना हिसाब किताब है ना, तुमको अगर ध्यान हो, तुमने माइक्रो जब पढ़ी थी तो उसमें ऐसा टेबल ऐसा अलग अलग ऐसे कि भाई कि कौन सा कब बढ़ा आ रहा है, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी का जो खेल है, तुमको अगर ऐसे इस टाइप का ऐसे एक चार्ट टाइप का था, है ना, वो एक सेकंड में दिखा देता हूँ तुमको। हेपेटाइटिस बी के क्या था, ना 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 ना, ये देखो, जैसे ये एच बी एस ए जी, जैसे ये वीक आफ्टर एक्सपोजर है, इसमें इसमें तुमको और अच्छे से दिखा देता हूँ। कहो छोटी स्क्रीन पे क्या दिखा, तो ये भी है क्या है यहाँ पे, हो तो एक्यूट एचपीवी इन्फेक्शन अगर तुमको जो है सही चल रहा है ना, ठीक ठीक है ना, है ना, सही है ना। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, जैसे सीरोलॉजिकल पैटर्न पे तुम देखोगे तो ये एच बी एस एजी, अब ये जीरो, आज मान लो किसी को फॉर एग्जांपल आज मतलब आज वो कम्युनिकेशन पे आया, इन्फेक्ट हो गया, अब इसको क्या बोलते हैं, सिम्टम शो होने में लगभग 4 से 6, अपन ने देखे ना, 4 से 6 हफ्ते के आसपास इसका चालू होता है, और फैलने को तो 180 दिन तक के, 180 दिन के बाद भी आपको दिख सकता है। तो जैसे अपन को 4 हफ्ते बाद इसके सिम्टम देखने को मिल रहा है, तो एच बी एस एजी अपन को पहले बढ़ा हुआ मिलेगा, और फिर ये 24 हफ्ते तक के जाते जाते कम हो जाएगा, है ना। उसी के थोड़े टाइम बाद अपन को ये कौन से टोटल एंटी एच बी सी, पहले एंटीजन आया, अब एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, तो उस हिसाब से आईजीएम, अब आईजीएम अपना फर्स्ट एंटीबॉडी, मतलब क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि सब जगह मुंह मारता है, या मतलब सबसे पहले इसी को भेजा जाता है, तो आईजीएम होता है ना। अब इसका तुमको अगर ध्यान हो तो आई जी जी, आई जी ए, आई जी एम, आई जी ई, आई जी डी, ठीक है। तो आई जी एम का भले ही कंसंट्रेशन, आईजीएम का कम होता है, क्या बोल सकते हैं, अपने बॉडी में आई थिंक 5 to 10% होता है ना आईजीएम अपने बॉडी में, पर सबसे पहले फर्स्ट लाइन अपन इसी को भेजते हैं, क्योंकि इसमें भाई वो तुमको ध्यान होगा, ऐसे पांच पांच ही थे ना, जी जी, हाँ 5 इसमें अपने क्या, वो वाई शेप के क्या बोलते हैं उसको, एंटीबॉडी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं अपने पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले आईजीएम को भेजा जाता है, तो देखो आईजीएम बढ़ता हुआ मिल रहा है, आईजीएम एंटी एचबीसी, फिर ये घट गया, फिर एंटी एचबीएस सबसे आखिरी में आता है। तो ये सब अलग अलग चीजें बता रहे हैं कि एंटी एचबीएस अगर आ गया तो आप लगभग ठीक होने का कगार पे आ गए। तो ये सारी चीजें उस पर लिखी हुई हैं कि भाई किस पे क्या बढ़ा हुआ मिलेगा। वायरल मार्कर्स के बारे में बात की गई है, तो एच बी एस ए जी जैसे फर्स्ट एंटीजन डिटेक्ट होता है, सीन इन बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक केसेस। एच बी सी एंटीजन सीरम पे कभी दिखता ही नहीं है। तुम अगर उस ग्राफ पे भी देखो, जैसे ये ग्राफ पे यहाँ पे ना एंटी एच बी, मतलब क्या बोलते हैं, एंटी एच बी सी दिख रहा है, एंटीबॉडी दिख रही है। जैसे एच बी एस ए जी है, ए जी क्या बताता है, एंटीजन। तुमको एच बी सी एंटीजन कहीं नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि सीरम पे दिखता ही नहीं है। तुमको ये एच बी ई एंटीजन दिख गया, एच 3 एंटीजन होते हैं और तीनों की एंटीबॉडी बनेगी, है ना। पर वही खेला हो गया कि इन 3 एंटीजन में से एक एंटीजन दिख नहीं रहा, उसकी सीधे एंटीबॉडी आ रही है ना। तो ये हिसाब किताब है बाबू। फिर एच बी ई ए जी की बात करते हैं, मार्कर ऑफ इन्फेक्टिविटी एंड वायरल रेप्लिकेशन, मतलब इस पीरियड ऑफ टाइम पे, ये जो पीरियड ऑफ टाइम दिख रहा है ना तुमको 12 से 20 हफ्ते के बीच का, यहाँ पे भाई एच बी ए जी शो हो रहा है, और ये बता रहे हैं कि भाई अभी हम ना तगड़े तरीके से
इन्फेक्शन करने के मतलब मूड में, इन्फेक्ट वायरस का रेप्लिकेशन हो रहा है तगड़ा, और मार्कर ऑफ इन्फेक्टिविटी ये अपने लिए कहला जाता है कि भाई अगर ये मिल गया तो यानी अभी पेशेंट इन्फेक्टिव स्टेज में है, कि भाई ये किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है और साथ साथ इसके अंदर वायरल रेप्लिकेशन जम के चल रहा है। आईजीएम एंटी एचबीसी अगर आ गया तो तुमको दिखने लगा तो इसको टाइम हो गया, एक्यूटली इन्फेक्ट तो हो गया ये, है ना, कहाँ गया ये, एक्यूटली इन्फेक्ट तो हो गया। आईजीएम एंटी एचपीसी आ रहा है तो यानी एक्यूटली इन्फेक्ट, यानी कि 4 हो गए, अब 4 से ये कितना 8 से कम, मतलब कि 6-7 हफ्ते में तुमको एक मतलब क्या बोलते हैं सिम्टम्स तुमको शो हुए 4 हफ्ते, तो उसके लगभग 2-3 हफ्ते बाद, है ना, तुमको आईजीएम एंटी एचबीसी देखने को मिल गई, यानी एक्यूटली आप इन्फेक्ट तो हो गए हो। फिर एंटी एचबी इंडिकेट्स एंड ऑफ वायरल रेप्लिकेशन, कि भाई ये जो दिख रहा है अब, ये हिसाब किताब, ये जो दिख रहा है, ये जहां पे मेरा कर्सर घूम रहा है एंटी एचबीई, यानी कि यहाँ पे अब इसका वो वायरल रेप्लिकेशन रेट कम हो चुका है। एंटीबॉडी कब बनती है? जब आप कोई चीज मतलब कोई एंटीजन आया, ठीक है, एंटीजन आया, अब अपना वो जलवा दिखा रहा है, उसके बाद अपनी एंटीबॉडी आती है, वो अपना जलवा दिखाएंगे। एंटीबॉडी क्या है, उसको चोट के अलग करेंगे, मतलब पूरा तहस नहस कर देंगे, तो अपने को अपना सीधा सिंपल सा एंटी एचबी देखने को मिल जाएगा, तो एंटीबॉडी देखने को मिल जाएगी। सिंपल सा सिद्धांत है ये तो वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन का, इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हो, इतने संक्षिप्त में बताना कितना सरलता से सहजता से तुम्हें समझ जाना चाहिए तुम्हारे शांत मन को। तो आईजीएम एंटी एचबीसी जो है अपना वो इंडिकेट करता है रिकवरी एंड मे परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, ये लॉन्ग टाइम पे भी चल सकता है, कि ये लॉन्ग टाइम से चल रहा है ना एंटी एचबीसी, लंबे टाइम तक के चल सकता है, रिकवरी हुई। एंटी एचबीएस एजी यानी कि इम्यूनिटी आफ्टर वैक्सीनेशन, ये क्या बता रहा है, ये वाला जो एंटी एचबीएस यानी कि इम्यूनिटी डेवलप होगी वैक्सीनेशन के बाद, तो अब ये एंटीबॉडी रहेगी अपने पास। अगर मान लो अपना क्या बोलते हैं तुम जैसे मेडिकल कॉलेज में और तुमको मतलब कोई मतलब क्या हेपेटाइटिस बी का कोई बंदा मिला, उसने इन्फेक्ट कर दिया किसी तरह से, तो ये एंटीबॉडी फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे, उसको अलग करेंगे जल्दी जल्दी। इसमें क्या है, इसके डायग्नोसिस क्या है, हेपेटाइटिस सी वायरल मार्कर और एंटी एचबीसी, मतलब वही एचसीवी एजी मतलब हेपेटाइटिस सी वायरल एंटीजन, और एंटीबॉडी बनेगा इसके खिलाफ, तो तुम डायग्नोस कर लोगे इससे। और अपना हेपेटाइटिस ई के लिए आईजीजी और आईजीएम का आरटीपीसीआर, इससे कर सकते हो। बाकी यहाँ पे तो भाई हेपेटाइटिस का भी हिसाब किताब होता है खत्म। नींद आती है तो अजीब अजीब, तो क्या मतलब मूंग दाल और लौकी खाओ, काफी वो चल रहा है। अब बाकी देखो कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि नहीं, वैसे ये सब हो गया है, तुमको और थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें देख सकते हो कि भाई जैसे रिजर्वायर ये सब तो देख लिए थे, पोस्ट फैक्टर एनवायरमेंटल भी हो गया अपना, कुछ ऐसा जो कि छूट रहा हो तो उसको देख लो। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करते हैं, कंट्रोल रिजर्वायर का कंट्रोल अपन कैसे करते हैं, हेपेटाइटिस ए में डिसइंफेक्शन ऑफ फीसिस एंड फोमाइट्स, सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज करो भाई। और ट्रांसमिशन को कैसे रोक सकते हैं अपन, पर्सनल कम्युनिटी हाइजीन, सैनिटरी डिस्पोजल एक्सक्रीटा, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो मतलब देखो अब कोई चीज फीको ओरल रूट से बहुत मतलब वो हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, तो ऑब्वियसली तुम वही उसी के हिसाब किताब मतलब अच्छी हाइजीन हो, अच्छा खासा तुम प्रैक्टिस कर रहे हो भाई, बॉइल वाटर और ड्रिंकिंग वाटर ये सब मतलब कंटैमिनेटेड रहित चीजें खाने का, तो बस तुम्हारा काम चल जाएगा। वैक्सीन इसकी क्या हिसाब किताब, कॉम्बिनेशन हेबी एंड ऑल्सो विद टाइफॉइड वैक्सीन, ये थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो इसमें देख लो कि दो टाइप्स के होते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है हेपेटाइटिस ए के लिए, जो कि मोर देन 12 महीने वालों को लगा सकते हैं, 2 डोज विद 12 मंथ्स इंटरवल, जैसे कि आज एक साल के बच्चे को आज लग गई तो अब अगला डोज जो है इसको दूसरे साल पे लगेगा, सबक्यूटेनियसली इसको देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को। और नहीं तो एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, जिसका कि लगभग सारा कुछ एक अपन को क्या हेपेटाइटिस ए का एक बहुत ही माइल्ड, बहुत ही हल्का सा डोज ऑफ इन्फेक्शन दे रहे हो, और फिर उसके वजह से वो एंटीजन अंदर आया भाई साहब, तो फिर अब एंटीबॉडी तो बनेगी ना, है ना। अगर बच्चा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ना हो तो ये चीज ध्यान रखिएगा, तो लाइव एटेन्यूएटेड किसको नहीं देंगे, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बच्चा रहेगा उसको नहीं देंगे, समझे भाईजान। ठीक है, आगे चलिए, इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करते हैं तो ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन 5 महीने की रहती है,
IgG और ये सब तो छोड़ो, ये इम्यूनोग्लोबुलिन देने का हिसाब किताब है कि कितने वेट पे कितना क्या दोगे। हेप बी की बात करते तो हेप बी का एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकाउंट फॉर 45% केसेस ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एंड 30% ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर। ठीक है, तो हेप बी भाई थोड़ा दिक्कत कर सकता है लंबे टाइम पे, सॉरी लॉन्ग टर्म पे दिक्कत करता है। बाकी एजेंट ये सब देखिए तो इन्फेक्टिव पार्टिकल HP जी, इतना याद भी तो रहे। मैं पढ़, वही बात है ना, मैं बताने को तो साले को ये सब एक एक शब्द पढ़ा हूँ और तुमको याद भी तो रहे। अब तुम ये एक तरह से यूनिवर्सिटी रिवीजन वीडियो टाइप की चीज देख रहे हो, है ना। अभी तुमको एकदम से पार्क वार के एकदम बहुत ही सब बैठ जाऊंगा बताते बताते तो मेरा भी दिमाग खराब होना है, क्योंकि मेरे भी पेपर है भाई। ये देख रहे हो 20 तारीख दिख रही है यहाँ पे, 20/11, मेरे 2 तारीख से पेपर है। मेरे को भी उस हिसाब से देखना है कि अभी एक बार तुमको जैसे बताते आ रहा हूँ जल्दी जल्दी, फिर इसके बाद मेरे को एक और बार इसको देखना है और फिर इसके बाद एक और बार देखना है। तो उस तरह से देखो कि याद भी रहे और फिर रिटर्न प्रैक्टिस करते करते देखना है साथ में। तो उस हिसाब से चलता है भाई हिसाब किताब, बहुत हेक्टिक हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड 75 दिन का भाई हेपेटाइटिस बी का, मतलब मोटा मोटा 75 दिन, उतना ही हो गया, 6 हफ्ते से 180 दिन के बीच का है, तो ये तो बता दिया था। क्लिनिकल पिक्चर फाइब्रोसिस, प्रोग्रेसिव लिवर फाइब्रोसिस लीडिंग सिरोसिस, स्टेज लिवर, सबसे लास्ट में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ये हेप बी और हेप सी का तुमने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा तो तुमको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि क्या दिक्कत क्या हो सकता है क्या नहीं, जैसे कि फलमेंट और ये क्रॉनिक कैरियर रिएक्टिवेशन। ये देख लेना भाई, अगर एक बार चाहो तो पॉज करके भी देख सकते हो, जैसे फलमिनेंट एक्सपोजर यहाँ तक क्या आया, है ना। परमानेंट क्या होगा कि भाई अब वो फिर से वापस आ भी सकता है। एक्सपोजर का मतलब क्या हो गया, एक्यूट एक्सपोजर हुआ, एक्यूट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। अब या तो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन एसिम्टोमेटिक बन के रह गया, अब क्लिनिकल इन्फेक्शन, क्लिनिकल इन्फेक्शन आया तो अब क्या होगा कि या तो वो रिकवर हो जाएगा और इसकी रिकवरी होने के बाद इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, नहीं तो क्रॉनिक कैरियर बन के रह जाएगा। क्रॉनिक कैरियर में या तो उसको मिनिमल लिवर डिजीज होगी कि भाई हल्का फुल्का लिवर ऊपर नीचे हो रहा है, और नहीं तो दूसरा क्या हो सकता है, इसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो। अब ये मिनिमल लिवर डिजीज कहाँ रिएक्टिवेट होके अपने सिरोटिक हेपेटाइटिस, मतलब सिरोटिक क्रॉनिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो सकती है। हाँ, और इसके बाद कौन सी दो चीज हो सकती है, तो प्राइमरी लिवर कैंसर हो गया, नहीं तो सिरोसिस हो गया। सिरोसिस होता है यानी सड़ना, लिवर कैंसर होता है यानी कि एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, यानी कि बढ़ना। और दोनों का ही अंततः एक ही जो हिसाब किताब रूप है वो है डेथ, मृत्यु परम सत्य, खत्म। इसकी पेंटावेलेंट वैक्सीन अपन आजकल देते हैं भी। बाकी कौन कौन सी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV। ठीक है, डोज क्या है 0.5 ml IM, रूट क्या है इसका इंट्रामस्कुलर, साइट एंट्रलिटल मिथाई, शेड्यूल 6, 10, 14 वीक, 6, 10 और 14, समझे ना, आफ्टर हेपेटाइटिस। ठीक है, तो ये हेप जीरो को मैंने वैक्सीन वाले वीडियो में बताया था कि हेप जीरो जरूरी नहीं है, ऑप्शनल होता है, बस दे दो अगर ऐसा है तो। अब क्यों कहाँ कौन से केस में देना जरूरी हो जाता है, तो ये सब वैक्सीन वाली वीडियो पे तुम देख सकते हो। ठीक है, हेपेटाइटिस बी का इम्यूनोग्लोबुलिन सर्जन लेबोरेटरी सब ने देख लिया। ठीक है, यहाँ पे इसमें तो इतना ही से है, अपन तो C और E भी देख लिए। ठीक है, एक्यूट डायरियल पे भी ये इस पे बात करते हैं आगे, है ना। फिर आएंगे अपन पोलियो। पोलियो तो है ना, पोलियो इधर भी था ना। कोलारा हो गया, टाइफाइड हो गया, पॉइजनिंग भी हो गया। एक सेकंड, पोलियो माइलाइटिस, तो भाई ये भी ओरली फैलता है, तो इसमें अपन इससे देखेंगे यार, नोट्स हैं भाई, फटाफट देखते जाओ। एजेंट क्या है इसका, mRNA वायरस 123। ठीक है, 123 mRNA वायरस इसका, पोलियो वायरस 123। तो 3 तरह के वायरस हैं इसके, तो इसमें से 2 अब थोड़ा कम, इसका 2 का रोला जो है ना, 2 का जो ऑरा है वो हो चुका है काफी कम। आजकल 1 और 3 चलता है, उसमें से भी 1 काफी ज्यादा मेन है, बाकी 3 भी थोड़ा, 3 मतलब 1 सबसे ज्यादा, फिर 3 उसके बाद, 3 का टोरा है आजकल, और 2 का काफी कम है। तो 2 को उतना ज्यादा अपन अभी देखते जाओ, इसमें अपन वो भी निपटा देते हैं साथ साथ अपना पोलियो का हिसाब किताब। और फिर जैसे आज जैसे मैंने अभी NTP का तुमको ये दिया था ना, तो इसी तरह का मैं एक और बना, मतलब एक और इस तरह से भी उसका भी अगले लेक्चर पे आएगा पोलियो का। क्योंकि कुछ ऐसे जो बहुत ब्रॉड लेवल पे ना, एक तो है वेक्टर बॉर्न वाला, एक हो गया TB का,
एक है अपने पोलियो, वोलियो का तो वैसे अब थोड़ा सा खत्म हो गया है पोलियो, पर फिर भी। और भी अपना मलेरिया और डेंगू, मलेरिया हो गया, लेप्रेसी हो गया, लेप्रेसी को भी रेडिकेट करना है तो वो थोड़ा सा। तो जो मेजर कुछ कुछ प्रोग्राम्स है ना, उसके तो ऐसे फ्लो चार्ट है। बाकी फिर इसी नोट्स में और भी चीजें हैं, जैसे कि लक्ष्य हो गया, ये सब हो गया, तो वो अपन देखते हैं। आई थिंक अपना एक दो चीजें और बची हैं जो कि हेल्थ प्रोग्राम के। एक तो फैमिली है, फैमिली का तो एक छोटा सा मैं अलग से वीडियो बना दूंगा सबसे लास्ट में। और एक क्या था कि मैं एक टॉपिक देख रहा था जिसका क्वेश्चन काफी ज्यादा प्रेवलेंट है, तो एक सेकंड रुक जाओ। कुछ लोग बोल रहे होंगे टाइम ले रहा हूं मैं, लेकिन भाई जरूरी है, नहीं तो मेरे को क्या है, मैं तो पढ़ के चले जाऊंगा, तुम बोलोगे कि फिर एंटीनेटल केयर। अपन ने शायद एंटीनेटल केयर अपन ने, नहीं एंटीनेटल केयर तो ये सब तो हो गया था। इसकी शादी है जो कौन जुदाई करने जा रहा है सब। एक नेशनल, ये एक प्रोग्राम है ना कोई। एंटीनेटल केयर तो सब हो गया अपना, ये भी हो गया। सब्जेक्ट स्कूल हेल्थ भी हो गया। रमनचा, रमनचा बचा है ना भाई, रमनचा नहीं छोड़ना है। RCH, हाँ, ये रमनचा जो है ना, रमनचा को एक बार अच्छे से दिखा दूंगा मैं तुमको। रमनचा पढ़ाना बचा है ना, रमनचा भी करेंगे तो वो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के लिए, तो फिर वो उसी में इंक्लूड हो जाएगा। आएंगे भाई, अभी जल्दी जल्दी फटाफट करते जाते हैं। पोलियो को देखते हैं, एजेंट इसका ये, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, केस कंटेमिनेटेड वाटर, फूड एंड फ्लाइज से भी। फिर पीरियड कम्युनिकेबिलिटी 7 से 10 दिन बिफोर ऑनसेट ऑफ सिम्टम टू 3 to 4 weeks देयर आफ्टर, मैक्स इसका 3 से 4 महीने का। होस्ट फैक्टर की बात करते हैं, कैन अफेक्ट ऑल एजेस, इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड मोर ससेप्टेबल होते हैं, इसलिए बच्चों में सबसे ज्यादा दिक्कत हो सकती है 3 मंथ, 6 महीने से लेकर 3 साल के बच्चों में। इसलिए 5 साल तक के सारे बच्चों को लपेट लेते। पोलियो के अपन वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन ओरल सब देते हैं। मेल टू फीमेल रेशो क्या है, मेल को ज्यादा होता है ना, मेल रिस्क लेता रहता है, फीमेल 1। फिर इम्यूनिटी स्टेटस की बात करें, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट इज मोर ससेप्टेबल, ऑब्वियसली बात है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, रेनी सीजन जून से सितंबर के आसपास ज्यादा देखने को मिलेगा। ओवर क्राउडिंग हो गया, पूर सैनिटेशन हो गया, तब पोलियो की ट्रांसमिशन बढ़ जाता है, पोलियो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट, वायरस सर्वाइव ऑन फीसीज फॉर 2 से 3 वीक्स अप टू 2 से 3 महीने, 2 से 3 हफ्ते तक के, मतलब 3 हफ्ते से लेके 3 महीने तक के भाई ये सरवाइव कर रहा है टट्टी पे। ऐसा टट्टी वायरस है ये, तो थोड़ा सा झमेला हो जाता है ना भाई इसके साथ हैंडल करना है इसको। फिर आगे गए तो अपन कहाँ आ गए, पेन रेयरली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, रेयरली ड्रॉपलेट से लेकिन फीको ओरल बहुत जल्दी। इसलिए पोलियो का आसपास कोई आपके पास आगे आसपास कोई केस हो, वैसे तो अब तो सब इम्यूनाइज्ड हैं, और ऐसा कोई नॉन इम्यूनाइज पर्सन जो कि पोलियो केस के आसपास हो तो उसको बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन का, ठीक है। क्यों, मोटर नर्व्स आर इन्वॉल्व इन द लास्ट स्टेज। इसका एक पोलियो का एक स्टेज होती है सबसे लास्ट, पैरालाइटिक पोलियो, जो कि 0.5 to 1% केसेस में ही देखने को मिलती है, जिसमें मोटर नर्व्स इन्वॉल्व, मतलब मोटर नर्व जो होते हैं ना अपने पैर वैर के, जो सेंस, मतलब एक सेंसरी होते हैं, एक मोटर नर्व्स होते हैं। मोटर से आप कंट्रोल करते हैं अपने लिम्स को, है ना, वॉलंटरी मूवमेंट करते हैं। अब वो पैर वैर के पूरा मूवमेंट ही चला गया। क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, अबॉर्टिव इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, नॉन पैरालाइटिक इलनेस और एक पैरालाइटिक इलनेस भी देखने को मिल सकती है, इनमें से कुछ भी, है ना। फिर कॉम्प्लिकेशन तो डिसेबिलिटी होती है पोलियो में। आप ज्यादातर सबसे पहली चीज क्या होती है, डिसेबिलिटी देखते हो कि आपको कोई व्यक्ति है जो लंगड़ा के चल रहा है। अब डिसेबिलिटी तो डिजीज, तुमको अगर ध्यान हो PSM का मैंने फर्स्ट चैप्टर बताया था, 4 चीज है ना, क्या, डिजीज, डिजीज के बाद क्या था अपना, IC का नाम था, डिजीज, इम्पेयरमेंट, और फिर आता है अपना डिसेबिलिटी, और आता है फिर हैंडीकैप। इसमें क्या क्या कैसे कैसे डिफाइन करते हैं वो सब तुमको पता होना चाहिए। तो डिसेबल हो जाता है व्यक्ति, डिफॉर्मिटी, और नहीं तो पोस्ट पोलियो सिंड्रोम नाम की चीज होती है, तो वो भी हो सकता है। PPI के जैसे पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का PPI, तो ये वो नहीं है अपना, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की बात नहीं कर रहा हूँ। सेकंड ईयर से तुम अब आ गए थर्ड ईयर पे, तो थोड़ा सा थर्ड ईयर वाली चीज देख लो। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन की बात चल रही है यहाँ पे। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन पे क्या आता है, सडन साइमल्टेनियस मास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन का एकदम मास एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे ऑन अ सिंगल डे टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 0 to 5 years एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रीवियस इम्यूनाइजेशन डन। मान लो कल किसी को वैक्सीन लगाए, ओरल OPV उसने कल ही पिया, कल उसकी, और आज आपको बच्चा मिल गया, आज भी लपेट लो भाई को, ऐसा बोल रहा है। क्योंकि OPV से इतनी दिक्कत नहीं थी, मतलब दिक्कत
अभी आगे देखोगे तो सब कुछ कुछ हल्के फुल्के कॉम्प्लिकेशन जो थे वो तो बात की बात है, पर ये ओपीवी मतलब पल्स पोलियो और रूटीन इम्यूनाइजेशन में फर्क है। रूटीन इम्यूनाइजेशन अपना और पल्स पोलियो अलग अलग चलता है, इतना ध्यान रखना। ये बहुत ब्लंडर कर देते कि भाई रूटीन इम्यूनाइजेशन पे ही पल्स पोलियो घुसा दिए। पल्स पोलियो अपने आप में एक अलग चीज है। पल्स पोलियो ऐसा है कि भाई हम जो शेड्यूल में चल रहा है वो तो चल ही रहा है, ठीक है, पर वही बात है कि आज जैसे तुम्हारा शेड्यूल, अब तुम्हारा पेपर है और आज तुम्हारा मन कर रहा है कि यार मूवी देख लेते, तुम्हारा शेड्यूल अलाउ नहीं, मतलब शेड्यूल अलाउ क्या, शेड्यूल में कहीं मूवी वूवी का कुछ प्लान नहीं था या कहीं दोस्त के साथ जाने का प्लान नहीं था, पर आज सडनली या कल तुम्हारा प्लान बनता है कि भाई एकदम सडन साइमल्टेनियस मास एडमिनिस्ट्रेशन जैसे इसमें भी कि भाई आज कल ये डेट डिसाइड कर दिया, चलो अपन को 0 से 5 साल के जितने भी बच्चे हैं सबको लपेटो, भले ही उनको मतलब पहले ओपीवी लगी है, ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन उन्होंने उनको इम्यूनाइज हुए हैं उससे या नहीं हुए हैं, अपन को सबको भाई घेरे में लो और इम्यूनाइज करते चले जाओ, है ना। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो भाई अब सीधी सी बात है, जब टट्टी से हो रहा है तो भाई क्या स्टूल कल्चर करते हैं, इसके लिए रिवर्स कोल्ड चेन ट्रांसपोर्ट, अभी कोल्ड चेन बता चुका था, लाल कलर का डब्बा और ये सब। प्रिवेंशन कंट्रोल वैक्सीन हैं ओपीवी और आईपीवी। ओपीवी होती 7, आईपीवी होती 100, इसके बारे में वैक्सीन में काफी अच्छे से बता चुका हूँ। लेट लास्ट केस ऑफ पोलियो सीन इन, मतलब लास्ट केस कब देखने को मिला था पोलियो का, 13 जनवरी 2011, 13 जनवरी 2011 हावड़ा बंगाल पे। पोलियो फ्री अपन कब हो गए पोलियो फ्री भारत, तो 27 मार्च 2014 को, है ना, 27 मार्च 2014 को अपन पोलियो फ्री हो गए, कांग्रेस फ्री भी हो गए, काफी अच्छा है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एपिडेमिक्स ऑफ पोलियो, तो मोस्ट कॉमन एपिडेमिक अपन को P1 का ही देखने को मिलता है, लास्ट सीरो टू डिसअपियर। मोस्ट एंटीजेनिक एंड मोस्ट इजिली इरेडिकेबल, ठीक है, ये P2 बहुत जल्दी इरेडिकेट हो गया था, जल्दी क्या मतलब मोस्ट एंटीजेनिक भी यही है, एंटी मतलब ऑब्वियसली एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा यही कराता है, बट बहुत ही जल्दी इरेडिकेट भी इसको किया जा सकता है P2 को, जो कि इरेडिकेट हो गया। इरेडिकेट, तुम समझ रहे हो, इरेडिकेशन का मतलब क्या होगा कि भाई दुनिया में ही कोई केस नहीं है P2 का। ऑन 20 सितंबर 2015। P3 की बात करते हैं, एसोसिएटेड वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो। P3 किससे एसोसिएटेड है, वैक्सीन एसोसिएटेड, वैक्सीन लगने, देखो वैक्सीन क्या लाइव एटेन्यूएटेड है, और लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है तो भाई मतलब वायरस जिंदा और किसी की इम्यूनिटी थोड़ी सी डाउन हुई, भाई आप चल गए, आपको पोलियो हो गया वैक्सीन की वजह से। टू कंट्रीज स्टिल पोलियो प्रेजेंट इन एज एन एंडेमिक स्टेट, कुछ पाकिस्तान बांग्लादेश अपने फकीर बहन के लन जो ये तो क्या बोलना है, अपने बेटे बेटे भी क्या काय के बेटे चूतियां जाके, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है यहाँ पे अभी पोलियो प्रेजेंट है एज एन एंडेमिक स्टेट, कुछ नहीं जल्दी खात्मा होगा इनका भी। नो क्रॉस इम्यूनिटी ऑकर विथ P1, P2 एंड P3 स्ट्रेन, दैट्स व्हाई ट्राईवैलेंट वैक्सीन इज यूज्ड। ट्राईवैलेंट वैक्सीन को इसलिए यूज किया जाता है। FIPV की बात करते हो, फ्रैक्शनल आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। और FIPV के सारे मैंने सब कुछ बता दिया था अपना वैक्सीन में कि 6 वीक, 6th वीक और 14th वीक पे इसको देते हैं, 9th मंथ पे ऐड न्यू मतलब न्यूली ऐड हो गया कि अब इसको 9वें महीने पे भी एज अ बूस्टर दिया जाता है। तो 6th वीक, 14th वीक और 9th मंथ, 6वां 6-14 हो गया, 6-10-14 नहीं, 6 और 14 FIPV, है ना, FIPV 6-14 हफ्ते और फिर 9, है ना, 6 और 14 वीक और 9th मंथ नाउ मतलब न्यूली ऐड कर दिया गया 25 के शेड्यूल में। इंट्राडर्मल इसको देते हैं 0.1 ml, ठीक है। ओपीवी मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, ये सब तो मैं बता चुका था। तो यहाँ पे पोलियो, तो यहाँ पे पोलियो वोलियो का हिसाब किताब खत्म हो जाता है, पर अपन भी कम नहीं, अपन भी और आगे जाएंगे और पोलियो का ना एक वो भी खत्म करेंगे। PCDC हिसाब है, अरे कहाँ गया पोलियो, कहाँ गया, ये सब तो हो गया अपना। देखते देखते इतना सारा पढ़ा दिया, कमाल है। रमनचा है वैसे, रमनचा इसमें भी दिया ना, रमनचा भी अपन जल्दी देख लेंगे, हो जाएगा भाई, जल्दी हो जाएगा हर्ष भाई, जल्दी हो जाएगा। एलिमिनेशन मलेरिया, लेप्रोसी, पोलियो पोलियो पोलियो,
नेशनल पोलियो एलिमिनेशन प्रोग्राम, ठीक है, NPEP। तो लास्ट वाइल्ड पोलियो वायरस जो केस था वो अपने को जनवरी 2011 में देखने को मिला, तब भी देखे अपन ने। मार्च 2014 में पोलियो फ्री स्टेट्स बाय WHO, 27 मार्च 2014 WHO साउथ ईस्ट, मतलब ये अपना इंडिया भी पोलियो फ्री हो गया था, है ना। साउथ ईस्ट एशियन रीजन पे अपन ही सबसे मेजर आते हैं। फिर स्ट्रैटेजी बाय इंडिया रूटीन इम्यूनाइजेशन करने के, सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन स्ट्रेंथनिंग, जिसमें कि पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन और एक नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज भी चला रहे थे। अपन ने खत्म कैसे किया पोलियो को, इसकी कथा है, ये हिस्ट्री वाली बात है, इसलिए इससे इतना पूछते नहीं है ना। इसलिए से क्वेश्चन ना थोड़े कम हो गए हैं, ऐसा मैंने देखा है कि मेरे को मिले ही नहीं ज्यादा, शायद प्रीवियस ईयर अभी और देखना है। सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज भी चलते, कंडक्ट इन हाई रिस्क ट्रांसमिशन डिस्ट्रिक्ट्स। 50 मिनट ही हुए हैं भाई, अभी अपन ने GIT खत्म कर रहे हैं अपन, देख रहे हो। और क्या है, AFP सर्वेलेंस, मॉप अप कैंपेन, ये सब चलते। AFP सर्वेलेंस क्या है, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस defined as sudden onset of weakness and floppiness in any part of body in a child less than 15 years of age। तो ये पोलियो की वजह से होता है। तो पैरालिसिस इन अ पर्सन ऑफ एनी एज इन होम पोलियो इज सस्पेक्टेड, तो उसकी वजह से पैरालिसिस ऐसा हल्का सा भी लगा तो भाई एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस हो रहा है आपको, उसका सर्वेलेंस चलता रहता था। कि आपको मान लो आज भी, आज तो नहीं मिल रहा, मतलब पहले के जमाने में, अगर पहले के जमाने ही हो गए ना, आज से लगभग 10 साल पहले की बात कर रहे हैं अपन। पर फिर भी अगर किसी एंडेमिक स्टेट पे गए, जैसे तुम बांग्लादेशी हो, बांग्लादेश पहुंच गए, उनको शौक था डेमोक्रेसी दिखाने का, तो बांग्लादेश पहुंचे। सबसे पहले देखते हो कि अचानक से किसी एक बच्चा है उसको अचानक से क्या हो गया, पैरालिसिस आ गया, तो वो सस्पेक्टेड है, मतलब कि उसको एकदम से कैसे आएगा। तुमने पूछा इसको पोलियो वोलियो वैक्सीन लगी, तो बोला नहीं लगी, ऐसा क्या होता है आपको ना पता। बस हमको तो पता है, पर अब क्या हो गया आपको, तो ऑब्वियसली झमेला हो जाता है। एक्यूट बिकॉज इट ऑकर्स लेस देन 4 वीक्स, 4 हफ्ते के अंदर, मतलब हल्का हल्का ऐसा सेंस जाते जाते और एकदम से पैरालिसिस हो गया। फ्लैसिड यानी डिसेंडिंग एसिमेट्रिक टाइप ऑफ पैरालिसिस। AFP surveillance done under NPP form of active surveillance done to detect circulation of poliovirus. Poliovirus reporting all cases of AFP reported or tested for wild poliovirus or vaccine derived poliovirus. हाँ, वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस विद इन 48 आवर्स ऑफ ऑनसेट, मतलब अपन ने अपना जो सर्वेलेंस सिस्टम है उसको बहुत तगड़ा कर दिया। इन शॉर्ट ये चल रहा है। टू इंश्योर रैपिड रिस्पॉन्स इन लोकेलिटी एंड टू इंटरप्ट ट्रांसमिशन, मतलब अपन को कोई भी ऐसा केस मिलता है जिसमें कि एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस हो गया, जो कि अपन को सस्पेक्टेड है पोलियो का है, तो अपन ने इन्फॉर्म किया, सर्विलेंस करते रहते हैं अपन बीच बीच में। एंड अगर ऐसा कुछ मिल गया तो अपन 48 घंटे के अपन अंदर अंदर जितना जल्दी हो सके रैपिड रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं कि उस लोकेलिटी पे, कि अगर कहीं पे ट्रांसमिशन हो रहा हो या ट्रांसमिशन की चेन अगर प्रेजेंट हो तो अपन उसको इंटरप्ट कर दें जितनी जल्दी हो सके। इंडिया पे 1997 बाय एस्टैब्लिशिंग अ नेशनल सर्वेलेंस प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन, ये सब उनसे। मोस्ट कॉमन एज ग्रुप क्या है, 2 स्टूल सैंपल्स रखते हैं उसके लिए, तो ये सब भी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है। रिवर्स कोल्ड चेन पे इसको लेकर जाते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड। इसको ना मैं उस तरह से, और ये पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का हिसाब किताब रूटीन, मतलब मेन तो तुमको यही पता होना चाहिए कि भाई इरिस्पेक्टिवली चला रहे हैं अपन इसको। अब तो पल्स पोलियो खत्म कम हो गया। पोलियो वैक्सीनेशन फॉर ट्रैवलर्स, द एंडेमिक कंट्रीज पाकिस्तान अफगानिस्तान डू नॉट बिलोंग टू साउथ ईस्ट एशियन रीजन। बाकी इनको साउथ ईस्ट एशियन रीजन माना ही नहीं जाता पहली बात तो। बाकी पोलियो वैक्सीनेशन कंट्रीज विद पोलियो वायरस सर्कुलेशन फॉलोइंग इंपोर्टेशन, मतलब कि जो भी जहां पे जैसे इथियोपिया से, केनिया से, सोमालिया, सीरिया या ऐसी कुछ जगहों से अपने ट्रैवलर आ रहा है, तो इस पे अपन वो जो ट्रैवलर है उसको पोलियो टेस्टिंग तो अपन करते करते हैं। और वैक्सीन भी अगर लगना होता है लगा देते हैं। वैक्सीन रिक्वायरमेंट फॉर इनबाउंड ट्रैवलर्स टू इंडिया फ्रॉम कंट्रीज विद ऑनगोइंग पोलियोवायरस ट्रांसमिशन, required to receive a dose of OPV at least 4 weeks prior to departure to India, regardless of age and previous immunization status। ये सब अपन बात कर चुके हैं। एंड गेम स्ट्रेटेजी पोलियो की, ये सब पोलियो इरेडिकेशन एंड गेम क्या हुआ क्या नहीं, इसके बारे में जानना चाहते हो तो फटाक से देख लो। बाकी तो ज्यादातर नहीं पूछ रहा, पर अपन को फिर भी बताना है। टाइप ऑफ पोलियो वायरस क्या था, 3 तरह पोलियो वायरस होते हैं, 1 2 3। और ओरल पोलियो वायरस से 2 चीज हो रही थी, एक हो सकता था वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो, और दूसरा होता था भाई वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। ठीक, ओरल पोलियो वैक्सीन से 2 चीजें रिलेट थी, एक तो पोलियो, मतलब उस OPV में क्या था, लाइव था, लाइव एटेन्यूएटेड पोलियो वायरस था।
अब लाइव है तो ऑब्वियसली उससे कुछ मतलब बहुत रेयर केस में ये होता था कि किसी को पैरालाइज मतलब पैरालिसिस हो गया, तो वो क्या कहलाता था, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो। और एक था वैक्सीन डेराइव पोलियो वायरस। अब जैसे ये जो मतलब है तो लाइव ना, तो वैक्सीन से अगर डिराइव हुआ है पोलियो वायरस और वो अगर स्ट्रांग हो गया तो वो एक अपने लिए दिक्कत क्रिएट कर सकता है, क्योंकि चीजें इवॉल्व होती रहती हैं, वही बात है। तो वीएपीपी की बात करते हैं, वैक्सीन एसोसिएटेड वैक्सीन वायरस एक्वायर्स न्यूरोविरुलेंस एंड कॉज पैरालिसिस इन वैक्सीन रेसिपिएंट्स एंड क्लोज कॉन्टैक्ट। समझ गए, अपने आप से सब कुछ क्लियर हो रहा है। वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस में वैक्सीन वायरस एक्वायर्स द विरुलेंस एंड ट्रांसमिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाइट वायरस फॉलोइंग प्रोलॉन्ग मल्टीप्लिकेशन इन द गट और द कम्युनिटी। तो इसके वो तीन पार्ट थे, CVDP सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस, एक इम्यूनोडेफिशिएंट और एक एम्बिगियस। ये सब तो मैं माइक्रो में अगर पढ़ा होगा पोलियो को अच्छे से तो सब कुछ मेंशन था। आई थिंक अगर अपूर्व शास्त्री तुम लेटेस्ट वाली पढ़ रहे होगे तो उसमें आई थिंक येलो कलर का बॉक्स है, उसमें ये सब था जितना मेरे को ध्यान है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो तो वो है P3, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस तो वो है P2 सर्कुलेटरी वाला, वो भी इसका भी सब टाइप। एराडिकेशन एंड गेम क्या बता रहा है कि रिफर टू बोथ वाइल्ड एंड वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस को अपन क्या क्या एराडिकेशन की बात कर रहे हैं। एराडिकेशन किसका, वाइल्ड वायरस का एराडिकेशन हो जाए यानी P2 वाले का। एंड गेम में क्या मैनेजमेंट अपन कर पाए ये VDPV और VAPP का, क्योंकि ये अपने लिए थोड़ा सा झमेला है। मतलब देखो ऐसी वही बात है कि अगर एक भी बंदे को हो रहा है, भले ही मतलब अच्छे क्या बोल सकते हैं, मान लो 10-15 लाख में एक बंदे को हो रहा है और हो तो रहा है ना, तो ये अगर अपने पास इसका बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, अगर अपने पास इसका एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है तो अपन उस साइड जाना प्रेफर करेंगे। तो यही चल रहा है एंड गेम का हिसाब किताब। पोलियो एंड गेम स्ट्रेटेजी में क्या फिर ऑब्जेक्टिव इन्होंने ठाने, तो ये सब हिस्ट्री चल रही है। तो जो भाई जिसने नोट वोट लिए होंगे वो आराम से पढ़ लेना, सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बाकी अभी तो इसमें इतना ध्यान नहीं भी दोगे चलेगा। स्ट्रेटेजी क्या थी, डिटेक्शन एंड इंटरप्शन ऑफ ऑल पोलियो वायरस ट्रांसमिशन, स्ट्रेंथन इम्यूनाइजेशन सिस्टम, रिड्यूस IPV एंड विड्रॉल ऑफ। यहाँ पे देखो अब ना OPV को विड्रॉल कर लिया गया है। यहाँ पे मेन चीज जो तुमको बतानी है ना मेरे को, कहाँ है वो, पोलियो फ्री और ये सब तो चलो ठीक है, स्विच हो गया। एक स्विच के बारे में पूछ लेते, स्विच का मतलब क्या था, तो रिमूवल ऑफ OPV इन फेज्ड मैनर टू प्रिवेंट वैक्सीन डेराइव पैरालाइटिक पोलियो। क्या है, OPV से, OPV में लाइव था, लाइव में क्या था, लाइव अटेन्यूएटेड वायरस की वजह से वैक्सीन डेराइव पैरालाइटिक पोलियो हो रहा था। तो अपन ने कहा कि भाई इसका अगर बेटर ऑप्शन है तो अपन स्विच मारते हैं। स्विच किससे पहले, स्विच का मतलब क्या हुआ कि रिप्लेसमेंट ट्राईवेलेंट OPV विथ बाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट से बाईवेलेंट पे। ट्राईवेलेंट से तीन थे, इसमें तीन जो 1 2 3 के हिसाब 1 2 3 का क्या बोल सकते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वायरस था, उसको अब बाईवेलेंट कर दिया गया बाय रिमूविंग टाइप 2 स्ट्रेन को रिमूव कर दिया गया था, एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ 1 डोज ऑफ IPV बिफोर विड्रॉल ऑफ टाइप 2 स्ट्रेन फ्रॉम ट्राईवेलेंट OPV। तो इस तरह से स्विच किया गया था फेज्ड मैनर में। फेज यानी कि ऐसा एकदम से नहीं कि जैसे होता है ना, जैसे डीमोनेटाइजेशन अब कैसे हो गया था, एकदम खड़े पे गए, अरे कल से आपके जो भी 500 और 1000 के नोट है वो कोई काम नहीं आएंगे, वैसा नहीं। इज द फेज मैनर, स्लोली स्लोली आपने धीरे धीरे आपने स्विच करते चले गए। वाई ट्राईवेलेंट OPV और बाईवेलेंट के टाइप 2 को हटाया क्यों था, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 जो था हैज बीन एरेडिकेटेड ऑन 20 सितंबर 2015 को, ये एरेडिकेट हो गया तो इसकी जरूरत नहीं पड़ रही थी अब, है ना। और जो चीज जरूरत नहीं उसको फिर रखना भी दिक्कत वाली बात है। वाई इंट्रोड्यूस IPV के बेनिफिट क्या है, IPV है किल्ड वैक्सीन, और ये भी हर्ड इम्यूनिटी को मेंटेन करके रख सकती है। शेड्यूल तो FIPV का 6 हफ्ते 14, और फिर एक मैंने तुमको बताया था अभी 9वें महीने पे भी अपने को दे रहे हैं आजकल। यहाँ पे एक जो मेरे को अगर इधर पे होगा तो होगा कि भाई आई थिंक 2017-18 के अराउंड पे ना OPV को बंद कर दिया गया था धीरे धीरे लाते हुए, और फिर IPV को ही चलाते हैं आजकल। और IPV के फायदे भी हैं, तो मतलब IPV के फायदे भी और नुकसान भी। नुकसान क्या है कि इसमें IPV से मेंटेन हो रही हर्ड इम्यूनिटी, बट मेनली हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होती थी अपने OPV से। OPV का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, OPV से कैसे वो भी देखो, मैं तुमको एक ग्रॉस एग्जाम्पल है, बहुत ही कुछ लोग को अच्छा ना लगे सुनने के, पर एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। एक OPV क्या था,
ओपीवी एक और बेनिफिट देता है, ये ओपीवी, ये ध्यान रख लो, ओपीवी ना अपने गट में, ओरल है तो ओरल अपना जो गट इम्यून, एक लोकल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है ओपीवी। ठीक है, लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, एक एडवांटेज है इसका ओपीवी का। कैसे है, क्या है, तुम थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे खुद समझ जाओगे। क्योंकि अपना गट भी एक ब्रेन की तरह काम करता है, वैसे देखा जाए गट भी अपने आप में इम्यून सिस्टम की तरह, मतलब गट की लोकल इम्यूनिटी भी काफी काम आती है। अब मेन जो चीज मैं तुमको बता रहा था, ओपीवी और आईपीवी का जो ये हिसाब किताब है कि ओपीवी में एक झमेला, ओपीवी का एक झमेला क्या था कि एक तो इससे पोलियो, मतलब क्या बोलते हैं, वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो वायरस, पैरालाइटिक पोलियो चल ही रहा था। अब जैसे कि मान लो, इसका एक और एक एडवांटेज मैं तुमको बताता हूँ। ठीक है, ये डिसएडवांटेज था पैरालाइटिक पोलियो वाला, इसका एक और एडवांटेज है कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन थी, हर्ड हर्ड इम्यूनिटी कैसे बनती है मैं तुमको बता रहा हूँ, हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ एज ए एग्जाम, मतलब किसके थ्रू, ओपीवी के थ्रू। ओपीवी तुमने किसी बच्चे को दिया है ना, ठीक है, पोलियो वायरस फैलता कैसे, पोलियो वायरस अपन ने देखे जीआईटी पढ़ने तो ऑब्वियसली कैसे, पीकोरल रूट से फैलेगा। अब मान लो क्या हुआ कि तुमने किसी बच्चे को दे दिया, तुमने क्या, ओपीवी का डोज दे दिया। अब वो वायरस क्या है, वायरस ऑब्वियसली पहले जाएगा, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेट होगा, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद फिर अपने एंटीबॉडी आएंगे, एंटीबॉडी इसको ऐसा खत्म वतम करेंगे, सब कुछ होगा। अब कुछ अमाउंट ऑफ वायरस ऐसा भी होगा जो कि आपकी फीसीज के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ध्यान से देखो, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अब ये जो फीसीज है, और बहुत सारे, क्योंकि अब रूरल पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन में मान के चलो कि जैसे ओपीवी तो काफी टाइम पहले से आ गया था ना, तो ओपीवी में क्या हो रहा था कि मैंने वैसे वैक्सीन में बताई स्टोरी, पर मैं फिर से बता देता हूँ कि भाई अब मान लो, अब ये तो ओपन डिफेकेशन हो गया, या किसी खेत वेत में वो बच्चे ने हक दिया, बच्चे को हगा दिया गया, है ना। अब वो फीसिस क्या है, ऑब्वियसली वो जो वायरस है, वायरस, ये पोलियो वायरस भी कितने 2-3 हफ्ते से लेके 3 महीने तक के सर्वाइव कर सकता है फीसिस पे, ये भी बड़ी मजेदार बात है। अब मान लो एक है कि मक्खियों के थ्रू, फ्लाइज के थ्रू ट्रांसमिट हुआ, या फिर सब्जी, मतलब क्या होता है कि जब तक खेत वेत के आसपास तो वो सब्जी और उसके थ्रू आया, वॉश नहीं किया गया, मतलब पूरा फीको ओरल रूट जो हो सकता है, फीको ओरल रूट के थ्रू भाई ये पहुंच गया अपना, क्या बोलते हैं, एक ऐसे बच्चे के मुंह में जो कि नॉन इम्यूनाइज्ड है, जिसको ओपीवी नहीं लगा। अब वायरस तो प्रेजेंट है, भले लाइव एटेन्यूएटेड है, वायरस तो है, जिंदा है ना, रह रहा है। अब वो उसके गट में जाएगा और फिर उसको भी इम्यूनिटी, मतलब उसके अंदर भी एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। तो ऐसे करते करते आप, ये एक चेन चल जाती है, तो ये हर्ड इम्यूनिटी कहलाती है कि एक बंदे के इम्यूनाइज्ड होने से कभी कभी आसपास के बंदे भी इम्यूनाइज्ड हो सकते हैं, या उसके अंदर भी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो इस तरीके से हो सकती है। सब में नहीं होगा, कोई अगर इंट्राडर्मल है या कोई आईएम लगा रहा है तो ऑब्वियसली टिटनेस का थोड़ी ना तुम पहुंच जाएगा। ओपीवी का एक अपने आप में फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है, अच्छा खासा, हर्ड इम्यूनिटी को समझाने के लिए। तो भाई आई थिंक इसी के साथ ये सारा हिसाब किताब, और कुछ बचता है क्या, एक और चीज बच रही थी ना जो कि मैं तुमको बता दूं, पर ये इतना, एक कितना जल्दी जल्दी बोलना पड़ता रहता है, तो अपन मैं बात कर लेते हैं एक एक्यूट डायरियल डिजीज की। ये नोट्स के थ्रू करा रहा हूँ, सर के नोट्स हैं, अर्पित सर के। डायरिया क्या होता है, पैसेज ऑफ लूज लिक्विड और वाटरी स्टूल मोर देन 3 times a day। टाइप कौन कौन से होते हैं, एक एक्यूट वाटरी डायरिया हो सकता है, एक एक्यूट ब्लडी जिसे डिसेंट्री भी कहते हैं, एक परसिस्टेंट डायरिया जो कि 14 दिन या उससे ज्यादा चल रहा है, और एक डायरिया विद परसिस्टेंट malnutrition मैरास्मस और क्वेशियोर्कर वाला का एक डायरिया अलग चलता है। तो क्या हो गया, हैंग हो रहा है क्या, कि माउस हैंग हो गया? ओके, हाँ ठीक है, चल तो रहा है ना। ठीक है, एक्यूट वाटरी डायरिया कुछ घंटों से कुछ दिन तक के चल सकता है, डिहाइड्रेशन होगा, वेट लॉस होगा, विब्रियो कॉलेरा, ई कोलाई, रोटा वायरस, इसके बारे में अपन सब देख लिया। रोटा वायरस के बारे में एक्चुअली में बात करनी है यहाँ पे मेन, तो इसलिए मैं रुक गया, ये तो अभी तक के लेक्चर खत्म करके देखते हैं फिर आगे का। फिर एक्यूट ब्लडी डायरिया में आता है डिसेंट्री, डैमेज टू इंटेस्टाइन, मिकोजा, सेप्सिस, malnutrition, डिहाइड्रेशन, जो कि शेगेला एग्जांपल अच्छा। परसिस्टेंट डायरिया 14 दिन उससे ज्यादा चल रहा है, मेल न्यूट्रिशन, नॉन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, है ना, अपना डिहाइड्रेशन, पर्सन विद अदर इलनेस सच एज एड्स, तो इसको परसिस्टेंट डायरिया होते रहते हैं। डायरिया विद परसिस्टेंट मेल न्यूट्रिशन, सिस्टमिक इन्फेक्शन हो रहा है, या डिहाइड्रेशन है, हार्ट फेलियर है, या फिर विटामिन ई, किसी विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, अकाउंट फॉर 9
इंडिया में मतलब बात करें तो 8% ऑफ ऑल अंडर 5 डेथ्स मोस्टली इन लेस देन 2 ईयर्स। सबसे ज़्यादा बच्चों में ना काफ़ी ज़्यादा डेथ्स अपन अंडर 5 डेथ्स में से एक मेजर कॉज होता है डिहाइड्रेशन, जो कि अपना डायरिया की वजह से होता है। डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं तो अपना एजेंट फैक्टर एक होता है रोटावायरस। रोटावायरस क्या है? लीडिंग कॉज ऑफ डायरिया इन अंडर 5। ये चीज लाइन ये ध्यान रखो, अंडर 5 के अंदर सबसे लीडिंग कॉज क्या है डायरिया का? वो है रोटावायरस। ऐसा क्वेश्चन दे देते कि भाई अडल्ट को कुछ नहीं हो उस घर पे, पर बच्चे को दिक्कत हो गई, तो पहला तुम्हारा ऑप्शन या पहला तुम्हारा शक जाना चाहिए रोटावायरस पे। पीक ड्यूरिंग विंटर सीजन, अभी ज्यादा देखने को मिलेगा, विंटर चल ही रही है। शेड इन वेरी हाई कंसंट्रेशन, मोर देन 10 to the power 12 पार्टिकल पर ग्राम स्टूल पे, बहुत ही जम के वायरस फैलता है। हाँ, फिर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में आते हैं एंटेरोटॉक्सिन एस्केरिशिया कोलाई ईटीसी, कॉज एक्यूट वाटरी डायरिया इन अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। मोस्ट कॉमन कॉज है ट्रैवलर डायरिया का ईटीसी, और दो टॉक्सिन होते हैं, हीट लेबाइल टॉक्सिन, एक हीट स्टेबल। शिगेला की बात करते हैं, हाई परसेंटेज ऑफ मोर्टेलिटी है, मेजर कॉज ऑफ डायरिया इन इंडिया। शिकागोलोसिस अपने इधर काफी कॉमन हो जाता है। कैंपाइलोबैक्टर जेजुनाई, कॉमन सोर्स ऑफ एंट्राइटिस। विब्रियो कोलेरा इन कोलेरा एंडेमिक एरियाज, इट अकाउंट्स 5 to 10% ऑफ ऑल एक्यूट डायरियाज ईयरली। सैल्मोनेला कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ बावल एपिथेलियम, और अदर्स में जैसे क्रिप्टोस्पोरिडियम है तो कॉज डायरिया इन इन्फेंट्स, इम्यूनोडेफिशिएंट पेशेंट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। जीआरडिया इंटेस्टाइनलिस, ये सारा माइक्रोबायो एपिथेलियल सरफेस आर स्मोदर्ड विद देम। कुछ माइक्रोबायो का ही चल रहा है लगभग। बाप रे, तो सोऊंगा भाई जल्दी आज। बिसाइड्स और कौन कौन से कॉज हो सकते हैं? मेल न्यूट्रिशन हो सकता है, इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म हो सकता है, एड्स भी हो सकता है। रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन क्या है? मैन में क्या है? जैसे इकोलाई, शेगेला, विब्रियो कोलेरा, जियार्डिया लैम्ब्लिया, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, है ना। एनिमल में कौन सा रिजर्वायर हो सकते हैं? अपने किस किसके रिजर्वायर हो सकते हैं एनिमल? सैल्मोनेला के, और अपने ये जेजुनाई के, क्या नाम था? कैंपाइलोबैक्टीरियम जेजुनाई था शायद ना। ये सैल्मोनेला का तो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है रिजर्वायर एज एन एनिमल, वो है चिकन। ये जो चिकन मीट होता है भाई, आप चिकन मीट को बहुत अच्छे से पकाओ, अगर आपका चिकन मीट आपको पिंकिश दिख रहा है, मतलब खासकर ये लेग पीस जो चिकन खाते हैं उसको समझ रहे होंगे कि अगर आपका लेग पीस हल्का सा आपको पिंकिश जैसे दिख रहा है तो वो अंडर कुक्ड है, और उसमें चांसेस होते हैं सैल्मोनेला के, सैल्मोनेला टाइफी के इन्फेक्शन के। होस्ट फैक्टर की बात करते हैं, हाईएस्ट इंसिडेंस इन 6 to 11 months व्हेन वीनिंग ऑकर्स। वीनिंग क्यों? वीनिंग मतलब क्या होता है? मैंने बताया था कि 6 महीने के बाद बच्चे को अपन सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मतलब कुछ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फूड आइटम्स अपन देना चालू करते हैं, और क्योंकि इम्यूनिटी तब थोड़ी कम रहती है तो ऑब्वियसली उस टाइम पे ना सबसे ज्यादा इंसिडेंस देखने को मिलता है अपन को एक्टिव डायरिया केसेस के, क्योंकि आप दलिया खिला रहे हो, आप कुछ भी खिला रहे हो, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा देयर इज अ चांसेस कि भाई कोई बैक्टीरिया, कुछ वायरस, कोई वायरस खाने के साथ मिलके पहुंच जाए आपके बेबी के अंदर, और फिर वो बेबी इन्फेक्ट हो जाए। ड्यू टू डिक्लाइनिंग लेवल ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज, कंटेमिनेटेड फूड एंड ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शन, मतलब क्रॉल भी करना चालू करता है बच्चा, जैसे तो कुछ खा लिया, कुछ चाट लिया। फिर ड्यू टू इनकरेक्ट फीडिंग प्रैक्टिस, ये तो अलग ही चल रहा है। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स में बैक्टीरियल डायरिया का ड्यूरिंग वार्म रेन सीजन, वायरल डायरिया विंटर सीजन पे आता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीकोरल रूट, वाटर बॉर्न, फूड बॉर्न, डायरियल डिजीज के प्रोग्राम तो ये सब तो एनआरएचएम ये सब चलाता है क्या क्या। मेन अपन को देखना है इसका डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। शॉर्ट टर्म पे अपन क्या करते हैं? अप्रोप्रिएट क्लिनिकल मैनेजमेंट, ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, इंट्रावेनस रिहाइड्रेशन, वही एनएस, और अपना ये सब। विब्रियो कोलेरा में एनएस नहीं देते, अभी मैंने कुछ टाइम पहले बता दिया था। मेंटेनेंस थेरेपी, अप्रोप्रिएट फीडिंग, कीमोथेरेपी, जिंक सप्लीमेंटेशन। लॉन्ग टर्म पे बेटर मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस, मैटरनल न्यूट्रिशन अच्छा हो, चाइल्ड न्यूट्रिशन अच्छा हो। प्रिवेंटिंग स्ट्रैटेजी क्या क्या है? सैनिटेशन, हेल्थ एजुकेशन, ये सब वही जेनरिक चीज है। कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, प्रिवेंटिंग डायरियल डिजीज, जैसे कि जीएपीपीडी के बारे में बताया था सबसे पहले, शुरू की सबसे पहले के 10 मिनट में वही सब चीजें उसकी बता रहे हैं कि भाई अपन कंट्रोल में लाना है, ये सब करना है। डायरियल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में शॉर्ट टर्म में क्या कर रहे हैं? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, तो उसका ये तो तुमको रटा होना चाहिए, ये और ये, है ना, ये तो तुमको बाय हार्ट ही रटा होना चाहिए कि भाई ओआरएस का कंटेंट तुमको पता होना चाहिए। मिलीमोल पर लीटर थोड़ा सा टफ होता है, पर
एक दो बार लिखोगे तो तुमको याद हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड होता है 2.6 ग्राम। हाँ, फिर अपना ग्लूकोज एनहाइड्रस ग्लूकोज 13.5 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1.1.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, ट्राई सोडियम सिट्रेट या ट्राई सोडियम सिट्रेट डाइहाइड्रेट 2.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड। तो इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर पे देखो, सबसे कम क्या है पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम। 1.5 के बाद क्या आ गया फिर सोडियम क्लोराइड। नमक आया, नमक हो गया 2.6। नमक के बाद आ गया ट्राई सोडियम सिट्रेट जो कि है अपना 2.9 ग्राम। और उसके बाद आता है अपना सबसे ज्यादा क्या ग्लूकोज एनहाइड्रस ग्लूकोज 13.5 ग्राम, जो कि टोटल वेट बनाता है 20.5 ग्राम का जो पाउच होता है ना ओआरएस का, ममता नाम से चलता है भाई, ब्रांड नेम जो मतलब अपने गवर्नमेंट सप्लाई पे, ठीक है, ममता ओआरएस के नाम से चलता है। तो भाई वो पूछ लेते हैं ये क्या है इसका कंटेंट, ओआरएस का कंटेंट, तो तुमको पता होना चाहिए ये है कंपोजिशन। और अगर बात करें मिलीमोल पर लीटर के हिसाब से तो सोडियम 75 और ग्लूकोज एनहाइड्रस भी 75 मिलीमोल पर लीटर। बाकी क्लोराइड 65, सिट्रेट 10 और पोटेशियम 20। तो इसको भी तुम देख सकते हो, सबसे कम सिट्रेट 10, सिट्रेट के बाद आता है पोटेशियम 20, 20 के बाद अपना सोडियम और अपना ग्लूकोज, सोडियम और ग्लूकोज, क्योंकि अपन ने देखा है ना जितना सोडियम अंदर जाता है उतना ही साथ में ग्लूकोज अंदर जाता है। ये वो उसमें पहुंच गए अपन डाइजेशन वाले चैप्टर्स में, जितना सोडियम अंदर जाता है उतना ही अपना ग्लूकोज, और मतलब करियर है ऐसा, ग्लूकोज को कैरियर करता है सोडियम। तो जितना ग्लूकोज उतना सोडियम, तो 75 75 ही होगा। उसके बाद आता है अपना ये तो सबसे आखिरी में आ गया, उससे पहले आता है क्लोराइड। टू टोटल उसमें ऑस्मोलैरिटी जो तुमको रटी रहनी चाहिए 245 मिली ऑस्मोल पर लीटर। फिर रूल्स क्या है इसका, डोज के हिसाब से डोज भी देख लो भाई, कि ये मैंने बताया था क्या कि कितना देना है कितना नहीं, नहीं बताया था यार, कहीं पे तो लिखा था यार मेरे नोट्स में, मेरे को ध्यान है, मैंने अच्छे से मेरे को ध्यान है, कहीं शायद एक्यूट डायरियल में ही था क्या, नहीं भी है तो चलो एक बार देख लो फटाक से। कंपोजिशन तो ये सब देख लिया अपन ने, है ना। अगर 2 साल से अंदर का बच्चा है तुम्हारे आसपास में तो उसको अपन कितना 50 से 100 ml बोलेंगे हर लूज स्टूल के बाद, ठीक है। अगर 2 से 10 साल का है तो 100 ml से 200 ml आफ्टर एवरी ईच लूज स्टूल। और 10 साल से ऊपर का बच्चा है, अडल्ट भी है, तो तुमको जितना उसको ओआरएस पीना है वो उतना पी सकता है। क्या चाइल्ड वॉमिट, वेट फॉर 10 मिनट्स एंड देन ट्राई अगेन, ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यू ड्यूरिंग ट्रीटमेंट विथ ओआरएस। क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि भाई अगर बच्चे ने कुछ खाए, मतलब ये होता है कि जैसे बच्चे को हो रहा है डायरिया, तो मदर को लगता है कि यार इसको ब्रेस्ट फीड कराएंगे फिर ये डायरिया कर देगा, तो यार अभी ब्रेस्ट फीड कराने को कुछ सेंस नहीं बनता, जबकि ऐसा नहीं है, आपको ब्रेस्ट फीडिंग चालू रखनी है। क्योंकि अगर टॉक्सिन वाला भी अगर कोई मतलब हो सकता है कि किसी बैक्टीरिया का टॉक्सिन हो, उसकी वजह से आपके बच्चे को कुछ दस्त लग रहे हैं, डायरिया हो रहा है, तो अब वो टॉक्सिन तो अपने पेट से निकलेगा, पर न्यूट्रिशन की कमी होगी तो ज्यादा दिक्कत है। न्यूट्रिशन आपको बेबी को देते रहना है ना। तो ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यूड, कंटेंट ऑफ द पैकेट आर डिजॉल्व। अब भाई ये ओआरएस कैसे बनाते हैं, 1 लीटर पानी लो, उसको पहले उबाल के ठंडा कर लो, फिर उसके बाद उसको मिलाओ घोलो अच्छे से, और फिर उसको 24 घंटे के अंदर यूज कर लो। इफ ओआरएस नॉट अवेलेबल, अगर ओआरएस नहीं अवेलेबल है तो 1 चम्मच नमक, और चम्मच टी स्पून की बात करें, छोटा वो जो खाते हो ना जिससे तुम, टी स्पून टेबल टेबल सॉल्ट लोगे। और देखो टी स्पून और टेबल स्पून पे भी क्या फर्क होता है मैं बता देता हूँ। टी स्पून होता है अपना जो छोटा, जिससे अपन तुम खाते वाते हो ना खाना वाना, और ये सब टी स्पून कहलाता है वो लगभग। टेबल स्पून होता है वो जो बड़ा वाला, जिससे सब्जी वब्जी नहीं निकालते अपन, होता है एक टेबल स्पून। सही बोल रहा हूँ ना मैं, नहीं तो बस मैं भी गलत बता रहा हूँ, तुम भी कुछ और सोच रहे हो। टी स्पून, टेबल स्पून, टेबल स्पून, ये हाँ टेबल स्पून या टी स्पून मतलब बड़ा होता है भाई टेबल स्पून, इसका ध्यान रखो। टेबल स्पून ना जो जैसे सब्जी वब्जी है बड़ा सा वो होता है, टी स्पून जैसे तुम खाते वाते हो नॉर्मली। या ये टेबल स्पून को, ये इस सबसे बेस्ट तो ये हो गया, ये इतना बड़ा से बड़ा चम्मच नहीं होता, सूप सूप के लिए भी दे देते हैं कभी कभी, होता है टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून नहीं, 1 टीस्पून टेबल सॉल्ट, 1 छोटा चम्मच नमक, मतलब 1 चम्मच नमक, और 6 टीस्पून शुगर के डिजोल्व करेंगे 1 लीटर ड्रिंकिंग वाटर में, यूज्ड ओआरएस। आईवी में अपन इंट्रावेनस डिहाइड्रेशन में क्या रिंगर लैक्टेट यूज कर लेते हैं, हाँ, जिसमें हार्टमैन सॉल्यूशन, डायरिया ट्रीटमेंट सॉल्यूशन डीटीएस होता है, तो ये अलग चल रहा है, इसका याद नहीं भी रखोगे चलेगा, इसमें कितना क्या नहीं है,
मेंटेनेंस थेरेपी अगर माइल्ड डायरिया है तो नॉट मोर देन 1 एवरी, तो ये तुमको याद रहे तो ठीक है कि किसमें कितना डोज देना है, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट अब आ जाता है मेडिसिन वाला। ये जो हिसाब किताब है, ये सब गाइडलाइन जो है, ये सब अब मेडिसिन के अंडर पे आ जाएंगी। Appropriate feeding कि during episode of diarrhea, normal food intake should be promoted as soon as the child, as soon as the child, whatever its age, is able to eat. Newborn infants with diarrhea who show little or no sign of dehydration can be treated by breastfeeding alone. ब्रेस्ट फीडिंग से आप ठीक कर सकते हैं अगर न्यूबॉर्न इन्फेंट को डायरिया हो रहा है, जो कि बहुत कम या हल्के से सिम्टम दिखा रहे हैं डिहाइड्रेशन के, ब्रेस्ट फीडिंग से ये सब ठीक हो जाएगा। मॉडरेट और सीवियर डिहाइड्रेशन, रिसीव ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। कीमोथेरेपी में विब्रोकेलर रहा तो डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, है ना, इरिथ्रोमाइसिन। शेगेला है तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन देंगे। जिंक सप्लीमेंटेशन क्यों देते हैं अपन, इसका ये रटा होना चाहिए कि रिड्यूस द एपिसोड ड्यूरेशन सीवियरिटी, लोअर द इंसिडेंस ऑफ डायरिया। इसका डोज याद रखना, इन्फेंट अंडर 6 मंथ, 6 महीने से कम का बच्चा है तो 10 mg पर डे फॉर 14 डेज। 10 mg पर डे है, पर केजी नहीं। और एक स्टैंडर्ड जो अपने इधर गवर्नमेंट सप्लाई पे आती है 20 mg की आती है जिंक, मतलब मेरे इधर जो एमपी गवर्नमेंट पे 20 mg की आती है सप्लाई, है ना, तो उसका भी आधा देना है अगर इन्फेंट है 6 महीने से कम का, और 6 महीने से ज्यादा का बच्चा है तो उसको 20 mg पर डे देना है, मतलब एक गोली हर दिन की, जो स्टैंडर्ड अपने इधर एमपी गवर्नमेंट जो आ रही है। बाकी हो सकता है आपके स्टेट पे कुछ अलग आए, शायद मुश्किल ही है, ऐसा हर जगह एक ही आती है। 20 mg पर डे फॉर 14 डेज। लॉन्ग टर्म में क्या हिसाब किताब है, बेटर भाई मैटरनल न्यूट्रिशन अच्छा हो, चाइल्ड न्यूट्रिशन अच्छा हो, ये सब भाई बकेती चल रही है। प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी, सैनिटेशन अच्छा कर दो, हेल्थ एजुकेशन करो, इम्यूनाइजेशन करो। रोटा वायरस की वैक्सीन का नाम क्या है, रोटाट्रिक्स का मोनोवेलेंट ह्यूमन रोटा वायरस वैक्सीन, ओरली इसको दिया जाता है, 2 डोज होते हैं 6 हफ्ते और 12वें हफ्ते पे। रोटाटेक करके एक है, तो कोई पेंटावेलेंस बोवाइन ह्यूमन रेसोरेंट वैक्सीन, ओरली 3 डोजेस, 2, 4, 6, तो मैं तो कहूंगा रोटाटेक्स याद रख लो एक वैक्सीन, और इसको लिख के आ जाना। और नाम इसका रोटाटेक भी है, बाकी इतना याद रख लो तो अच्छी बात है, बाकी रोटाटेक्स लिखो इसके बारे में। मोनोवेलेंट ह्यूमन रोटावायरस वैक्सीन है, और लिख देते हैं 2 डोजेस के 6 और 12 हफ्ते पे। फ्लाई कंट्रोल अच्छा, मच्छर मक्खियों से दूर रखो भाई, खाने वाने को कंट्रोल एंड प्रिवेंटिंग अपना क्या एपिडेमिक के लिए सर्वेलेंस सिस्टम अच्छा रखो, इंटीग्रेटेड प्लान, ये सब अपन ने जीएपीपीटी में बात कर ली थी। तो इस तरह से अपना भाई पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन वाला हिसाब किताब जीआईटी का जितना भी है, विथ पोलियो के अपने जो हेल्थ प्रोग्राम है वो भी खत्म होता है। तो जीआईटी भी अपना फिनिश हो गया। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए भाई बाय बाय, टाटा। ठीक है।